रसोइया को चोरी के आरोप में सजा सुनाने से ठीक पहले एक 11 साल की बच्ची ने बोलने की इजाजत मांगी और अपना मोबाइल फोन निकाला। बच्ची ने अदालत में जो दिखाया उससे सभी लोग खड़े हो गए। न्यायालय में पुरानी लकड़ी और डर की गंध थी। 40 साल की मीना देवी हथकड़ी में झकड़ी हुई और दिल टूटे हुए जज के सामने खड़ी थीं। उन्होंने वही भूरी साड़ी पहन रखी थी जो वह खाना बनाते समय पहनती थीं, क्योंकि गिरफ्तारी के समय उन्हें बदलने की इजाजत नहीं दी गई थी। जज आनंद शर्मा उन्हें अपनी ऊंची कुर्सी से ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कीट को कुचलने से पहले देखता है। मीना देवी, जज ने गंभीर आवाज में पढ़ा, आप पर श्रीमती शालिनी ओबेरॉय की $200 लगभग 1.6 करोड़ रुपए के हीरे के हार की चोरी का आरोप है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि आपके पास आर्थिक संसाधन, सक्षम कानूनी सहायता नहीं है और पीड़ित के निवास तक सीधी पहुंच थी, यह न्यायालय मानता है कि आपके भागने का उच्च जोखिम है। मीना कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन गले में फंसी गांठ ने उन्हें बोलने नहीं दिया। उन्होंने उस घर में 12 साल काम किया था। 12 साल खाना बनाते, सफाई करते, सेवा करते हुए। 12 साल एक ऐसे राज को छुपाए हुए जो हर रात उनकी आत्मा को जलाता था। और अब वह वहीं खड़ी थीं, उसी महिला द्वारा चोर का आरोप लगाया गया था जिसने उनसे सब कुछ छीन लिया था। प्रारंभिक सजा, जज ने आगे कहा, 15 साल की जेल होगी बिना जमानत के अधिकार के। अदालत में एक फुसफुसाहट फैल गई। बचाव पक्ष का वकील, एक युवा व्यक्ति जिसे राज्य ने केवल 2 दिन पहले ही नियुक्त किया था, ने अपने कागजात से नजरें भी नहीं उठाईं। उनके पास कोई तर्क नहीं था, कोई सबूत नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। शालिनी ओबेरॉय पहली पंक्ति में बैठी थीं, काले कपड़े पहने हुए, जैसे कि वही किसी त्रासदी की शिकार हों। वह बड़ी शालीनता से रो रही थीं, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछ रही थीं। उनके बगल में उनके वकील, देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक, संतुष्टि से सिर हिला रहे थे। वह हार मेरी मां का था, शालिनी फुसफुसाई जब उन्हें बोलने का मौका मिला। उसका भावनात्मक मूल्य अमूल्य है और इस महिला को मैंने अपने घर के दरवाजे खोले थे। इसने मुझसे वह चुरा लिया। मीना को आखिरकार अपनी आवाज मिली। मैंने कुछ नहीं चुराया, उन्होंने दृढ़ लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। मैं निर्दोष हूं। जज शर्मा ने अपने हथौड़े से वार करके उन्हें रोका। चुप रहो, सबूत ठोस हैं। हार आपकी चीजों के बीच पाया गया था क्योंकि किसी ने उसे वहां रखा था। क्या आप श्रीमती ओबेरॉय पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही हैं? मीना ने सीधे शालिनी की ओर देखा। 1 सेकंड के लिए करोड़पति का रोना बंद हो गया। उनकी आंखें मिलीं और उस नजर में मीना ने वही देखा जो उन्होंने हमेशा देखा था, शुद्ध नफरत, शालीनता के वेश में। हाँ, मीना ने जवाब दिया, वह झूठ बोल रही है। जज हल्के से मुस्कुराए, जैसे यह जवाब वही था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि आरोपी पीड़ित को बदनाम कर रही है, इससे उसकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। मीना को लगा कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। सब कुछ तय था, जज, मुकदमा, सजा, सब एक दिखावा था। लेकिन क्यों? शालिनी एक साधारण रसोइया को बर्बाद करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रही थी? जवाब जनता गैलरी में बैठा था, तीसरी पंक्ति में, सब कुछ खुली आंखों से देख रहा था। एक 11 साल की बच्ची जिसकी छोटी बंधी हुई थी, अन्या, शालिनी की बेटी, या कम से कम यही सब मानते थे। बचाव पक्ष का वकील अनिच्छा से खड़ा हुआ। उसका नाम एडवोकेट रोहन सिंह था। वह 28 साल का था और यह उसका केवल 5वां मामला था। पिछले 4 वह हार चुका था। माय लॉर्ड, उसने अनिश्चित आवाज में कहा, मेरा मुवक्किल निर्दोष होने का दावा करता है। हम सबूत इकट्ठा करने के लिए और समय का अनुरोध करते हैं। जज शर्मा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। बचाव पक्ष को पर्याप्त समय मिला। मुकदमा जारी है। लेकिन जज साहब, मुझे यह मामला अभी 48 घंटे पहले ही सौंपा गया है। मैं नहीं कर पाया। क्या आप इस न्यायालय की कार्यकुशलता पर सवाल उठा रहे हैं? एडवोकेट रोहन, युवा वकील ने अपनी लार निगल ली। वह जानता था कि आनंद शर्मा का विरोध करना पेशेवर आत्महत्या थी। जज के हर जगह संपर्क थे। जिन वकीलों ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की थी, वे बिना काम, बिना मुवक्किल, बिना भविष्य के समाप्त हो गए थे। नहीं माय लॉर्ड, मैं बस विचार करने का अनुरोध करता हूं। विचार, जज ने कटाक्ष के साथ दोहराया। श्रीमती ओबेरॉय ने आरोपी के कपड़ों में छिपा हुआ हार पाया। तस्वीरें हैं, चोरी का पता चलने के समय के गवाह हैं। आपको और क्या चाहिए वकील साहब? खरून से हस्ताक्षरित इकरारनामा। अदालत में कुछ लोग हौंस पड़े। मीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें वह सटीक क्षण याद आया जब सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था। 3 दिन पहले वह रसोई में नाश्ता बना रही थीं। अंडे की भुर्जी, कटे हुए फल, ताजा संतरे का जूस, हमेशा की तरह। तभी उन्हें शालिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मेरा हार,
किसी ने मेरा हार चुरा लिया। मीना दौड़कर ऊपर गईं। उन्होंने शालिनी को उसके कमरे में खुला और खाली ज्वेलरी बॉक्स के साथ पाया। कर्मचारी गलियारे में इकट्ठा हो गए। माली रामू काका, नौकरानी लक्ष्मी, ड्राइवर सुरेश भाई, सभी भ्रमित थे। कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक यह मिल न जाए, शालिनी ने आदेश दिया। उन्होंने पुलिस को बुलाया। 2 अधिकारियों ने हर कमरे की तलाशी ली। जब वे मीना के छोटे से कमरे में सेवा विंग में दाखिल हुए तो उन्हें अलमारी में एक ब्लाउज में लिपटा हुआ हार मिला। मैंने उसे वहां नहीं रखा, मीना ने कहा, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई जबकि शालिनी ने उंगली से उन्हें इशारा किया। चोर, नागिन, 12 साल से मैं तुम्हें काम दे रही थी और तुम मुझे ऐसे चुकाती हो। अन्या सीढ़ियों पर खड़ी सब कुछ डर के भाव से देख रही थी। जब उसकी नजरें मीना की आंखों से मिलीं तो बच्ची ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने उस नजर में कोई अपराध नहीं देखा, उसने उदासी देखी, एक गहरी और पुरानी उदासी, जैसे मीना सालों से उस पल का इंतजार कर रही थी। अदालत सत्र के दूसरे घंटे में प्रवेश कर रही थी। शालिनी के वकील, एक सफेद बालों वाले व्यक्ति जिनका नाम सीनियर एडवोकेट कपूर था, सबूत पेश करने के लिए खड़े हुए। माय लॉर्ड, मुझे बरामदगी के समय अधिकारियों द्वारा ली गई तस्वीरें दिखाने की इजाजत दें। एक स्क्रीन चालू हुई। मीना के कपड़ों के बीच चमकते हीरे के हार की तस्वीर दिखाई दी। फिर एक और तस्वीर, खुली अलमारी। फिर एक और, गिरफ्तारी के समय मीना का रोते हुए चेहरा। जैसा कि न्यायालय देख सकता है, कपूर ने जारी रखा, अपराध में कोई संदेह नहीं है। हार उनके कब्जे में था। आरोपी की निवास तक असीमित पहुंच थी। और यदि मुझे जोड़ने की इजाजत हो माय लॉर्ड, रिकॉर्ड बताते हैं कि श्रीमती मीना देवी पर काफी कर्ज है। यह सच नहीं है, मीना चिल्लाई। जज ने अपना हथौड़ा पटका। एक और रुकावट और मैं आपको अदालत से बाहर कर दूंगा। वकील कपूर मुस्कुराया। बैंक रिपोर्टों के अनुसार आरोपी पर माल्डोनाडो निवास के बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट का 3 महीने का किराया बाकी है। उन पर 5 साल पहले का अस्पताल का कर्ज भी है जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं चुकाया। मकसद साफ है, उन्हें पैसे की जरूरत थी। मीना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, उन पर कर्ज था। शालिनी उन्हें जो मामूली वेतन देती थी उसमें किस पर कर्ज नहीं होता, लेकिन उन्होंने कभी नहीं, अपने सबसे बुरे समय में भी चोरी नहीं की होती, और उस घर से तो बिल्कुल नहीं। शालिनी के लिए नहीं, बल्कि अन्या के लिए। इसके अलावा कपूर ने जोड़ा, हमारे पास श्रीमती ओबेरॉय की गवाही है। शालिनी एक टीवी अभिनेत्री की शालीनता के साथ खड़ी हुई। मीना हमेशा एक आरक्षित महिला थी, उन्होंने शुरू किया। मुझे उसके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने उसे 12 साल पहले काम पर रखा था क्योंकि उसे काम की जरूरत थी और मुझे उस पर तरस आया। लेकिन समय के साथ मैंने अजीब चीजें देखी। कभी कभी मैं उसे घर के उन हिस्सों में पाती थी जहां उसे कुछ काम नहीं था। कभी कभी मैं उसे अपने गहनों को लालची नजर से देखते हुए देखती थी। झूठ, मीना खुद को रोक नहीं पाई। चुप रहो, जज ने आदेश दिया। मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे खोले। शालिनी ने एक परिपूर्ण आंसू गिराते हुए जारी रखा। मैंने उसे काम दिया जब कोई और नहीं देता, और वह मुझे ऐसे चुकाती है। मेरी मां की इकलौती चीज जो मेरे पास बची थी, उसे चुराकर। दर्शक आक्रोश से फुसफुसाए। कुछ ने मीना को तिरस्कार से देखा, दूसरों ने सिर हिलाया। राय स्पष्ट थी, वह दोषी थी। लेकिन तीसरी पंक्ति में अन्या अपनी मां को प्रशंसा से नहीं देख रही थी, वह उसे संदेह से देख रही थी, क्योंकि 3 रात पहले अन्या ने कुछ ऐसा देखा था जो किसी और ने नहीं देखा। कुछ ऐसा जो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया था। कुछ ऐसा जो उसने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था, ये जाने बिना क्यों। जज शर्मा ने झूठी गंभीरता से अपने कागजात की जांच की। अदालत में सभी जानते थे कि सजा पहले ही तय हो चुकी थी, बस उसे सुनाना बाकी था। गवाहियों को सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद उन्होंने शुरू किया, यह न्यायालय मीना देवी को विश्वास के दुरुपयोग द्वारा गंभीर चोरी के अपराध का दोषी पाता है। मीना को लगा कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं। अंतिम सजा महिला जेल, शांति निकेतन में 15 साल की जेल होगी। दोषी को पहले 10 साल के लिए जमानत या जल्दी रिहाई का अधिकार नहीं होगा। नहीं, मीना फुसफुसाई, ऐसा नहीं हो सकता। वकील रोहन ने सिर झुका लिया। पराजित। उन्होंने अपील करने की कोशिश भी नहीं की। शालिनी ने अपने रुमाल से अपनी आंखों को ढोंक लिया, एक मुस्कान छिपाते हुए। जज ने अपना हथौड़ा अंतिम प्रहार करने के लिए उठाया। इसलिए यह घोषित किया जाता है कि अदालत के दरवाजे धड़ाम से खुले। सब लोग मुड़ गए। एक बच्ची अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में और अधूरी चोटी के साथ दौड़कर अंदर आई। वह अन्या ओबेरॉय थी। रुकिए, उसने चिल्लाया, मुझे कुछ कहना है। जज शर्मा ने भौहें सिकोड़ी। उस बच्ची को किसने अंदर आने दिया? गार्ड्स, उसे तुरंत बाहर निकालो। नहीं, अन्या सामने की ओर भागी। मेरे पास सबूत है, मीना निर्दोष है।
अदालत में फुसफुसाहट एक गड़गड़ाहट में बदल गई। शालिनी खड़ी हो गई, चूने की तरह पीली। अन्या, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मैं भाग आई, बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज उन्हें सजा होने वाली है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। जज ने अपना हथौड़ा 1, 2, 3 बार पटका। शांत रहें, अदालत में व्यवस्था बनाएं। इस बच्ची को यहां रहने की इजाजत नहीं है। गार्ड्स, मेरे पास एक वीडियो है। अन्या ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए चिल्लाया, और सभी को इसे देखना होगा। चुप्पी छा गई, जैसे पत्थर गिर गया हो। शालिनी ने अपनी बेटी की ओर एक कदम बढ़ाया, दबे हुए गुस्से के भाव से। अभी मुझे वह फोन दो। नहीं अन्या, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। नहीं। बच्ची पीछे हट गई। मैं आपको मीना को बर्बाद नहीं करने दूंगी। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और मेरे पास सबूत है। जज शर्मा ने शालिनी की ओर देखा। 1 सेकंड के लिए उनकी आंखें मिली। यह एक संक्षिप्त क्षण था, लेकिन मीना ने उसे देखा। उनके बीच कुछ था, एक मिली भगत जो इस मुकदमे से कहीं आगे थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसका नाम संजय मेहता था, जो तब तक चुप था, खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, मैं नाबालिग को अपना सबूत पेश करने की इजाजत देने का अनुरोध करता हूं। यदि यह मामले से संबंधित है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस पर विचार करे। जज ने अपनी जबड़ा भींच लिया। यह अत्यधिक अनियमित है। एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना भी अनियमित है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। जज शर्मा ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता की ओर स्पष्ट चिढ़ से देखा। उन्हें उस तरफ से प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। संजय मेहता न्यायिक प्रणाली में 20 साल से थे और उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, जिसे डराना मुश्किल था। जज ने उन्हें कम आंकने की गलती की थी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता, जज ने कहा, यह बच्ची 11 साल की है, उसे वैध गवाह नहीं माना जा सकता। मैं गवाही देने का अनुरोध नहीं कर रहा हूं माय लॉर्ड। मैं एक भौतिक सबूत की जांच करने का अनुरोध कर रहा हूं, जिसका वह दावा करती है कि उसके पास है। यदि यह एक वीडियो है तो इसे रिकॉर्ड करने वाले की उम्र से स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। शालिनी ने कांपती हुई आवाज में हस्तक्षेप किया। माय लॉर्ड, मेरी बेटी स्पष्ट रूप से परेशान है। अपने पिता के हमें छोड़कर जाने के बाद से उसे भावनात्मक समस्याएं रही हैं। वह चीजें गढ़ती है। उसे नौकरों से बहुत लगाव है। मैं झूठी नहीं हूं, अन्या ने दृढ़ता से कहा। और मेरे पिता ने हमें नहीं छोड़ा। तुमने उन्हें जाने पर मजबूर किया। फुसफुसाहट फिर से बढ़ गई। जज ने हथौड़ा पटका। चुप रहो। वह अन्या की ओर मुड़े। बच्ची, यह एक अदालत है, कोई सर्कस नहीं। यदि तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सौंपो और वह तय करेगा कि यह प्रासंगिक है या नहीं। नहीं, अन्या ने जवाब दिया। मैं चाहती हूं कि सभी इसे अभी देखें। शालिनी के प्रतिनिधि वकील कपूर मंच की ओर बढ़े। माय लॉर्ड, यह समय की बर्बादी है। बच्ची को स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा हेरफेर किया गया है। मीना ने मुझे हेरफेर नहीं किया, अन्या चिल्लाई। उन्हें यह भी नहीं पता कि मेरे पास यह वीडियो है। मीना सब कुछ अविश्वसनीय रूप से देख रही थी। वह बच्ची, जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा था, उनके लिए सब कुछ दांव पर लगा रही थी। क्यों? अन्या ने ऐसा क्या देखा था जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता शांति से अन्या की ओर चले। अन्या, ठीक है? बच्ची ने सिर हिलाया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वीडियो में क्या दिखाया गया है? यह दिखाता है कि वास्तव में मीना के कमरे में हार किसने रखा था। चुप्पी बिल्कुल गहरी थी। और तुमने वह वीडियो कब रिकॉर्ड किया? मीना की गिरफ्तारी से 3 रात पहले। मेहता जज की ओर मुड़े। माय लॉर्ड, यह जानकारी संभावित रूप से निर्दोषता साबित करने वाली है। इसकी जांच करने से मना करना एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी। जज शर्मा घिर गए थे। यदि वह मना करते तो वह पूरी अदालत के सामने बेनकाब हो जाते। यदि वह स्वीकार करते तो वीडियो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। उन्होंने शालिनी की ओर देखा। वह पीली पड़ गई थी, होंठ भींच गए थे। ठीक है, जज ने आखिरकार कहा, वीडियो चलाओ। लेकिन यदि यह एक धोखा साबित होता है तो आरोपी को नाबालिग को हेरफेर करने के लिए अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ेगा। अन्या अपने फोन को ऊपर उठाकर अदालत के केंद्र में चली। यह कोई धोखा नहीं है, उसने कहा। यह सच है। अदालत के टेक्नीशियन ने अन्या के फोन को मुख्य स्क्रीन से जोड़ा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ काला रहा। फिर एक धुंधली छवि दिखाई दी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक लंबा गलियारा था जो एक खिड़की से आने वाली रोशनी से मुश्किल से जगमगा रहा था। कैमरा थोड़ा कांप रहा था। यह इस बात का संकेत था कि रिकॉर्ड करने वाला छिपा हुआ था। टाइम काउंटर 2:47 बजे दिखा रहा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा खुला। उसमें से क्रीम रंग के रेशमी बाथरोब में लिपटा एक व्यक्ति निकला। शालिनी ओबेरॉय। वह पंजों के बल चल रही थी। दोनों ओर देख रही थी जैसे कोई पकड़े जाने से डरता है। अदालत में कोई सांस नहीं ले रहा था।
वीडियो में शालिनी एक और दरवाजे तक पहुंची, सेवा विंग में मीना के कमरे तक। उसने सावधानी से उसे खोला। वह अंदर गई। कैमरे ने एक बेहतर कोण की तलाश में घूमना शुरू किया और खुले दरवाजे के छेद से अंदर का दृश्य पकड़ने में कामयाब रहा। शालिनी मीना की अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने अपने बाथरोब की जेब से कुछ निकाला, कुछ ऐसा जो अंधेरे में भी चमक रहा था। हीरे का हार। सटीक हरकतों के साथ शालिनी ने हार को एक ब्लाउज में लपेटा और उसे अलमारी के सबसे नीचे छिपा दिया। फिर उसने दरवाजे बंद कर दिए, जांच की कि सब कुछ अपनी जगह पर है और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ और किया। वह गलियारे में रुकी और कुछ फुसफुसाई। रिकॉर्डिंग ने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया। वह महिला अब इस घर में नहीं रह सकती। वह बहुत कुछ जानती है। वीडियो समाप्त हो गया। अदालत में सन्नाटा इतना घना था कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। मीना की आंखों में आंसू थे, उदासी के नहीं, राहत के। किसी ने आखिरकार सच देखा था। शालिनी खड़ी हुई, कांपती हुई। वह वीडियो झूठा है। मेरी बेटी ने इसे हेरफेर किया है। उसे पता नहीं वह क्या कर रही है। झूठा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता ने कहा, श्रीमती ओबेरॉय, आपको स्पष्ट रूप से आरोपी की चीजों में हार प्लांट करते हुए देखा गया है। आप इसकी व्याख्या कैसे करेंगी? यह एक कपट है। उस बच्ची के पास तकनीक की पहुंच है। वह कर सकती थी। एक 11 साल की बच्ची ने अपनी ही मां का 3 बजे रात को डीपफेक बनाया। मेहता ने सिर हिलाया। यह बेतुका है और आप यह जानती हैं। जज शर्मा ने जोर से हथौड़ा पटका। व्यवस्था बनाएं। इस वीडियो को फॉरेंसिक विश्लेषण की आवश्यकता है। मैं 3 दिनों के लिए अवकाश घोषित करता हूं, जब तक विशेषज्ञ इसकी प्रामाणिकता निर्धारित नहीं कर लेते। आपत्ति। मेहता चिल्लाए। वीडियो स्पष्ट सबूत है। अब सुनवाई स्थगित करना ढोंकने जैसा होगा। मैंने कहा, अवकाश। जज खड़े हो गए। और एक शब्द भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं आप पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाऊंगा। मेहता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन चुप रहे। वह अपनी लड़ाइयों को चुनना जानते थे। जब गार्ड मीना को वापस उनकी कोठरी में ले जा रहे थे, अन्या उनके इतना पास पहुंचने में कामयाब रही कि उन्हें कान में कुछ कह सके। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगी, मेरा वादा है। जज शर्मा द्वारा आदेशित 3 दिनों का अवकाश वीडियो का विश्लेषण करने के लिए नहीं था, यह समय जीतने के लिए था। उसी रात आनंद शर्मा अपनी कार चलाकर शहर के बाहरी इलाके में एक विशेष आवासीय क्षेत्र में गए। वह सुनहरी ग्रिल और उत्तम बगीचों वाले एक घर के सामने रुके, ओबेरॉय हवेली। शालिनी उनका इंतजार स्टडी में एक गिलास वाइन के साथ कर रही थी, हाथ में। लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि नियंत्रित घबराहट थी। तुमने यह कैसे होने दिया? उसने आते ही कहा। आज सुनवाई समाप्त हो जानी चाहिए थी। तुमने? शर्मा ने बार से बहिस्की ली। तुम वही हो जिसने उस बच्ची को पाला। यह कैसे संभव है कि उसने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला? मुझे लगा कि वह सो रही थी। खैर, स्पष्ट रूप से वह नहीं थी। शालिनी खिड़की की ओर चली। बाहर बगीचे की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। हमें उस वीडियो के साथ कुछ करना होगा। वह पहले ही अदालत के हाथ में है। मैं संदेह पैदा किए बिना उसे नष्ट नहीं कर सकती। तो उसे बदनाम करो। ऐसे विशेषज्ञों को ढूंढो जो कहें कि वह झूठा है। शर्मा ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता, एक समस्या है। मैं उसे खरीद नहीं सकता और न ही उसे डरा सकता हूं। वह 20 साल से बेदाग है। तो उसमें कुछ गंदा ढूंढो। हर किसी के पास कुछ छिपाने के लिए होता है। जज ने उसे ठंडी नजर से देखा। देखो कौन छिपाने की बात कर रहा है। शालिनी उसकी ओर मुड़ी। शुरू मत करो आनंद। हम 15 साल से इसमें साथ हैं। अगर मैं गिरूंगी तो तुम भी मेरे साथ गिरोगे। मुझे पता है, इसीलिए मैं यहां हूं। वे चुप्पी में एक दूसरे को देखते रहे। उनके बीच एक लंबी कहानी थी। एक कहानी जो राघव ओबेरॉय के सच जानने से बहुत पहले शुरू हुई थी। झूठ, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की कहानी। कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता, शर्मा ने कहा। अब क्यों? मीना 12 साल से इस घर में बिना किसी परेशानी के थी। तुमने उसे ठीक अब क्यों छुटकारा पाने का फैसला किया? शालिनी ने जवाब देने में देर लगाई। क्योंकि अन्या 12 साल की होने वाली है। और इसका क्या मतलब है? राघव ने जाने से पहले एक ट्रस्ट फंड छोड़ा था। अपनी जैविक बेटी के नाम पर एक ट्रस्ट फंड जो बच्ची के 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाएगा। मुझे 2 महीने पहले तक पता नहीं था, जब अकाउंटेंट ने गलती से इसका जिक्र किया। शर्मा तुरंत समझ गए। यदि मीना अन्या के करीब रहती है और कोई जांच करना शुरू करता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि अन्या मेरी बेटी नहीं है। शालिनी ने पूरा किया और हमने जो कुछ भी बनाया वह सब बिखर जाएगा। जज ने एक ही घूंट में व्हिस्की खत्म कर दी। ट्रस्ट फंड के बारे में और कौन जानता है? केवल अकाउंटेंट। लेकिन वह नहीं बोलेगा। हम उसे बहुत डराते हैं।
क्या तुम निश्चित हो? शालिनी मुस्कुराई, लेकिन उसके हाव भाव में कोई खुशी नहीं थी। कायर हमेशा अनुमानित होते हैं। महिलाओं के लिए नजरबंदी केंद्र एक ग्रे रंग की इमारत थी जिसमें छोटी खिड़कियां और नम दीवारों पर धब्बे थे। मीना एक कोठरी में 3 अन्य महिलाओं के साथ थीं, जो उन्हें जिज्ञासा से देख रही थीं। वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो आमतौर पर वहां आती थीं। तुमने क्या किया? उनमें से एक ने पूछा, एक बूढ़ी महिला जिसके हाथों पर निशान थे। कुछ नहीं, मैं निर्दोष हूं, महिला कड़वाहट से हंसी। हम सभी हैं। प्रिय, क्लब में आपका स्वागत है। मीना निचली चारपाई पर बैठ गईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अन्या के बारे में सोचा, अदालत में उसकी बहादुरी के बारे में, जब उसने कहा था कि वह उसे वहां से निकालेगी, तो उसकी दृढ़ आवाज के बारे में। लेकिन उन्होंने उस बच्चे के खतरे के बारे में भी सोचा। शालिनी ऐसी महिला नहीं थी जो विश्वास न थका कि अपनी ही बेटी को भी नहीं, या बेहतर कहें उस बेटी को जिसे उसने चुराया था, क्योंकि यही वह राज था जिसे मीना ने 11 साल से छुपा रखा था। अन्या शालिनी की बेटी नहीं थी, वह उसकी बेटी थी, उसके खोड़ों की, उसके शरीर की, वह बच्ची जिसे उसके जन्म के 3 दिन बाद ही उसकी बाहों से छीन लिया गया था। यह सब राघव से शुरू हुआ था। राघव ओबेरॉय अपनी पत्नी से अलग व्यक्ति थे। जहां शालिनी ठंडी थी, वह गर्म था। जहां वह हेरफेर करती थी, वह सच की तलाश करता था। जब मीना 12 साल पहले हवेली में काम करने आई, तो वह रसोइया के रूप में नहीं, बल्कि प्रबंधक के रूप में थीं। राघव ने उन्हें इसलिए काम पर रखा था क्योंकि उन्होंने उनमें कुछ ऐसा देखा था जिसकी वह प्रशंसा करते थे। बुद्धिमत्ता, गरिमा, ईमानदारी। समय के साथ काम की रातें लंबी बातचीत में बदल गईं, बातचीत विश्वास में बदल गई और विश्वास कुछ और गहरा हो गया। मीना कभी भी एक विवाहित व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहती थीं, लेकिन राघव ने उन्हें अपने विवाह के बारे में सच बताया। शालिनी उससे प्यार नहीं करती थी, उसने उसे उसके पैसे के लिए चुना था, और जब वह तलाक लेना चाहता था तो उसने उसे उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कंपनी, उसने जो कुछ भी बनाया था, उसे नष्ट करने की धमकी दी। जब मीना गर्भवती हुई तो राघव ने उनसे वादा किया कि वह शालिनी को छोड़ने का रास्ता खोजेंगे, कि वे एक साथ परिवार बनाएंगे, कि वह उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन वह किसी भी चीज से उसकी रक्षा नहीं कर पाया। शालिनी को बच्चे के जन्म के 1 हफ्ते बाद पता चला, और उसके बाद जो हुआ वह एक बुरा सपना था जिसे मीना हर रात जीती थी। अब उस कोठरी में बैठी वह सोच रही थी कि क्या कभी उनमें इतनी हिम्मत होगी कि वह अन्या को पूरी सच्चाई बता सकें। उसके जन्म के बारे में सच्चाई, उसके पिता के बारे में सच्चाई। और मीना ने 12 साल तक अपमान क्यों सहा, सिर्फ उसे बड़ा होते देखने के लिए? उस प्रश्न का उत्तर उस चीज पर निर्भर करता था जिसे मीना नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अगले कुछ दिनों तक जीवित रहना। अन्या ने अवकाश के 3 दिन अपने कमरे में बंद होकर बिताए। शालिनी ने उसका फोन, कंप्यूटर छीन लिया था और कर्मचारियों को उससे बात न करने का आदेश दिया था। हवेली उसकी जेल बन गई थी, लेकिन बच्ची डरी नहीं थी, वह गुस्से में थी। हर रात वह अपनी मां को स्टडी में फोन पर बात करते सुनती थी। वह पूरे शब्द नहीं सुन पाती थी, लेकिन उसे टुकड़े मिलते थे। स्थिति को नियंत्रित करो, वीडियो को बदनाम करो। वह बच्ची नहीं जानती उसने क्या किया। तीसरी रात अन्या ने शालिनी के सो जाने का इंतजार किया। फिर वह गलियारे से स्टडी तक सरकी। दरवाजा बंद था, लेकिन अन्या को एक चाल पता थी जो मीना ने सालों पहले सिखाई थी। दरवाजे का फ्रेम पुराना था और अगर सही जगह धक्का दिया जाए तो वह खुल जाता था। वह स्टडी में घुसी और डेस्क लैंप जलाया। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह क्या खोज रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी मां चीजें छुपाती थी। उसने हमेशा यह जाना था। उसने दराजों की तलाशी ली, बिल, अनुबंध, उबाऊ कागजात, लेकिन आखिरी दराज में एक नकली फोल्डर के नीचे उसे कुछ अलग मिला। वे तस्वीरें थीं, उसकी मां की तस्वीरें, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसके पिता नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अन्या ने तुरंत पहचान लिया, जज आनंद शर्मा। वे गले मिल रहे थे, एक दूसरे को चूम रहे थे, जो एक लग्जरी होटल जैसा लग रहा था। एक तस्वीर के पीछे की तारीख बता रही थी कि वह 15 साल पहले ली गई थी, लेकिन यह सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। दराज के निचले हिस्से में मेडिकल दस्तावेजों वाला एक फोल्डर था। अन्या ने उन्हें बिना पूरी तरह समझे पढ़ा, लेकिन एक वाक्यांश ने उसका ध्यान खींचा। निदान, अपरिवर्तनीय बांझपन। रोगी शालिनी ओबेरॉय प्राकृतिक या सहायता प्राप्त तरीके से गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। अन्या का दिल रुक गया। अगर उसकी मां बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, तो वह वास्तव में कौन थी? स्टडी का दरवाजा धड़ाम से खुला। शालिनी वहां खड़ी थी, गुस्से से चेहरा बिगड़ा हुआ था। तुम क्या कर रही हो? अन्या ने दस्तावेज उठाए। मैं कौन हूं? मां, मैं कहां से आई हूं? शालिनी ने 3 छलांगों में कमरा पार किया और उसके हाथों से कागजात छीन लिए। यह तुम्हारा काम नहीं है। जरूर है,
इन कागजात में लिखा है कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या हूं? गोद ली हुई या चुराई गई? थप्पड़ इतनी तेजी से आया कि अन्या को बचने का मौका नहीं मिला। फिर कभी ऐसा मत कहना, शालिनी ने फुसफुसाई। तुम मेरी हो, समझी? मेरी। अन्या ने अपने जलते हुए गाल को छुआ। आंसू बह निकले, लेकिन दर्द से नहीं, क्रोध से। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी, उसने कहा, और जब मैं ऐसा करूंगी तो सभी को पता चल जाएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। शालिनी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। देख लेंगे। जिस दिन अदालत फिर से शुरू हुई, तनाव स्पष्ट था। दर्शकों की पंक्तियां भरी हुई थीं। प्रेस बाहर कैमरों और माइक्रोफोन के साथ इंतजार कर रहा था। रसोइया पर चोरी का आरोप वाला मामला अन्या के वीडियो की वजह से राष्ट्रीय खबर बन गया था। मीना को उनकी कोठरी से नई आंखों के नीचे काले घेरे के साथ, लेकिन हमेशा की तरह गरिमा के साथ लाया गया। जब वह अदालत में दाखिल हुई तो उन्होंने अन्या को अपनी नजर से ढूंढा। उन्होंने उसे एक अज्ञात महिला के साथ बैठा पाया, एक समाज सेविका जिसे अदालत ने नाबालिग की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। जब यह सामने आया कि शालिनी ने उसे मारा था। शालिनी अपनी सामान्य जगह पर थी, लेकिन कुछ बदल गया था। वह अब रो नहीं रही थी, अब पीड़ित होने का ढोंग नहीं कर रही थी। अब वह सामने देख रही थी, पत्थर के भाव के साथ, जैसे एक सेनापति ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो जिसमें वह हार सकता है। जज शर्मा अंदर आए और सभी खड़े हो गए। वह थके हुए लग रहे थे, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। 3 दिनों के अवकाश ने स्पष्ट रूप से उन्हें शांति नहीं दी थी। माल्डोनाडो बनाम मीना देवी मामले की सुनवाई फिर से शुरू होती है, उन्होंने घोषणा की। जारी रखने से पहले मुझे सूचित करना होगा कि नाबालिग अन्या ओबेरॉय द्वारा प्रस्तुत वीडियो का फोरेंसिक विश्लेषण पूरा हो गया है। चुप्पी बिल्कुल गहरी थी। विशेषज्ञों ने यह निर्धारित किया है कि जज ने एक विराम लिया, जैसे कि शब्द कहने में उन्हें कठिनाई हो रही थी कि वीडियो प्रामाणिक है, इसमें डिजिटल हेरफेर के कोई संकेत नहीं है। अदालत में एक फुसफुसाहट फैल गई। शालिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जज ने आवाज ऊंची करते हुए जारी रखा, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी निर्दोष है। वीडियो में श्रीमती ओबेरॉय को हार रखते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह नहीं बताता कि हार उनके हाथों में पहले कैसे पहुंचा। यह संभव है कि आरोपी ने इसे चुराया हो और श्रीमती ओबेरॉय ने बाद में इसे पाया हो। आपत्ति। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता खड़े हो गए। यह व्याख्या बेतुकी है। कथित पीड़ित चोर की चीजों में चोरी का हार क्यों छिपाएगी, बजाय इसके कि वह उसे अधिकारियों को सौंप दे। चुप रहो, जज ने हथौड़ा पटका। मैं और रुकावटें बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन मेहता नहीं रुके। माय लॉर्ड, मेरे पास इस मामले से संबंधित नई जानकारी है, ऐसी जानकारी जो सीधे इस न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित करती है। जज शर्मा तनाव में आ गए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं हितों के टकराव के बारे में बात कर रहा हूं, जिसने आपको शुरुआत से ही खुद को हटाने के लिए मजबूर करना चाहिए। टेंशन ने आपने ब्रीफकेस से एक लिफाफा निकाला। मेरे पास सबूत है कि आप, माय लॉर्ड, श्रीमती शालिनी ओबेरॉय के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाए हुए हैं। एक संबंध जो 15 साल से भी पहले शुरू हुआ था। अदालत में हंगामा मच गया। जज आनंद शर्मा ने इतनी बार हथौड़ा पटका कि हथौड़ा उनके हाथ से फिसल गया। पसीना उनके माथे से बह रहा था, क्योंकि उन्होंने एक अदालत में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जो फुसफुसाहट, चिल्लाहट और सब कुछ रिकॉर्ड करने वाले फोनों के फ्लैश से गूंज रही थी। यह एक अपमान है। जज दहाड़े। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता, मैं आप पर औपचारिक रूप से अदालत की अवमानना का आरोप लगाता हूं। आप मुझ पर जो चाहें आरोप लगा सकते हैं, मेहता ने शांति से जवाब दिया। लेकिन पहले मुझे ये तस्वीरें पेश करने दें। मेहता ने लिफाफा अदालत के अधिकारियों में से एक को सौंपा, जिसने उसे मंच तक पहुंचाया। जज शर्मा ने लिफाफे को ऐसे देखा जैसे उसमें जहर हो। मैं पूरी सुनवाई में निराधार आरोपों की जांच नहीं करूंगा, तो फिर पूरी अदालत को उनकी जांच करने दें। तस्वीरें घूमना शुरू हो गईं। वे वही थीं जो अन्या को अपनी मां के स्टडी में मिली थीं। आनंद शर्मा और शालिनी ओबेरॉय की अंतरंग परिस्थितियों में 15 साल पहले की तारीखों वाली तस्वीरें। शालिनी खड़ी हो गईं। ये तस्वीरें झूठी हैं। वे मेरी बेटी का उपयोग सबूत गढ़ने के लिए कर रहे हैं। क्या ये बैंक रसीदें भी झूठी हैं? मेहता ने एक और दस्तावेज निकाला। ओबेरॉय एंटरप्राइजेस के नाम पर एक खाते से जज शर्मा के व्यक्तिगत खाते में मासिक स्थानांतरण, 15 साल के भुगतान। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, माय लॉर्ड? शर्मा का चेहरा लाल हो गया था। यह सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है, उन्होंने घोषणा की। गार्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अदालत से बाहर निकालो। आप ऐसा नहीं कर सकते, जनता में से किसी ने चिल्लाया। मैं एक निष्कासन की मांग करता हूं, मीना के राज्य द्वारा नियुक्त वकील ने आखिरकार हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया। अव्यवस्था कुल थी। मीना अपनी जगह से सब कुछ देख रही थी। जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।
अपमान के साल, चुप्पी के साल, दर्द को अंदर निगलने के साल, और अब सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिखर रहा था। लेकिन कुछ उन्हें परेशान कर रहा था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वे तस्वीरें कहां से मिली थीं? उन्हें किसने दिया था? एक अधिकारी जज के पास गया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। शर्मा और भी ज्यादा पीले पड़ गए। क्या? अधिकारी ने कुछ दोहराया। जज अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया गया है, अधिकारी ने ऊंची आवाज में घोषणा की। जज आनंद शर्मा को हितों के टकराव के आरोपों की जांच होने तक उनके कर्तव्यों से निलंबित किया जाता है। शर्मा ने शालिनी की ओर देखा, उसने वापस देखा, और उस क्षण दोनों जानते थे कि झूठ का महल जो उन्होंने 15 साल से बनाया था, बिखरना शुरू हो गया था। मामला जज ऋतु सिंह को स्थानांतरित कर दिया गया, एक 60 वर्षीय महिला जो अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने करियर के दौरान रिश्वत, धमकियों और पदोन्नति के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। उनकी एकमात्र रुचि न्याय था। जज सिंह का पहला फैसला पिछले मामले की अनियमितताओं की जांच होने तक मीना को जमानत पर रिहा करना था। यह माफी नहीं थी, बल्कि एक अवसर था। जब मीना उस दोपहर जेल से बाहर निकली तो अन्य समाज सेविका के साथ बाहर उनका इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें वहां सड़ने नहीं दे सकती थी, बच्ची ने उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ते हुए कहा। मीना ने उसे कसकर पकड़ा, उसके बालों की सुगंध महसूस की। उसमें स्ट्रॉबेरी शैम्पू की गंध आ रही थी, वही शैम्पू जो वह बचपन में उसे खरीदती थी। तुम्हें वे तस्वीरें कैसे मिली? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में दिखाई। मैंने उन्हें अपनी मां के स्टडी में पाया। मैंने उसे मेरा फोन छीनने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेज दिया। यह बहुत खतरनाक था। शालिनी कर सकती थी। मुझे परवाह नहीं कि वह क्या कर सकती है। अन्या ने उन्हें रोका। तुम ही एकमात्र ऐसी हो जिसने मुझे अपने पूरे जीवन में सच्चा प्यार दिया है, और अब मुझे पता है कि क्यों। मीना तनाव में आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मेडिकल कागजात मिले। मुझे पता है कि शालिनी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मीना का दिल रुक गया। अन्या, तुम मेरी असली मां हो, है ना? दुनिया रुक सी गई। कारें अभी भी गुजर रही थीं, लोग सड़क पर चल रहे थे, लेकिन मीना के लिए केवल वह पल और वह बच्ची थी जो उन्हें उम्मीद और डर से भरी आंखों से देख रही थी। हाँ, मीना फुसफुसाई। हाँ, मैं तुम्हारी मां हूं। अन्या ने उन्हें और कसकर गले लगाया। वह रोई नहीं, बस उन्हें पकड़े रही, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें फिर से अलग कर देगा। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो शालिनी मुझे बर्बाद कर देती और मैं तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाती। मैं तुम्हारी रसोइया बनना पसंद करती थी, बजाय कुछ भी न होने के। यह अब खत्म हो गया, अन्या ने कहा। अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। मीना इस पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन वह जानती थीं कि शालिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो अन्या को भी अभी तक नहीं पता था। राघव, अन्या के पिता, वह व्यक्ति जो 11 साल पहले गायब हो गया था, वह व्यक्ति जो शायद शालिनी को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता था अगर वह अभी भी जीवित था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर संजय मेहता समय से पहले जीत का जश्न मनाने वाले व्यक्ति नहीं थे। जज शर्मा का निलंबन एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन मामला अभी दूर था। अब उन्हें पूरी कहानी समझने की जरूरत थी। उस रात मेहता ने मीना से उनके छोटे से अपार्टमेंट में मुलाकात की जो समाज सेविका ने उन्हें अस्थायी रूप से दिलवाया था। यह एक मामूली जगह थी जिसमें पुराने फर्नीचर और फीकी दीवारें थीं, लेकिन मीना के लिए यह एक महल था, कोठरी की तुलना में। मुझे सब कुछ बताने की जरूरत है, मेहता ने उनके सामने बैठते हुए कहा। शुरुआत से कुछ भी न छोड़ें। मीना ने सावधानी से उनकी ओर देखा। मैं कैसे जानूं कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूं? आप नहीं जानती, लेकिन मैं वास्तविक न्याय पाने के लिए आपका सबसे अच्छा विकल्प हूं, और कुछ मुझे बताता है कि आपने इसके लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। मीना एक पल चुप रहीं, फिर बोलना शुरू किया। मैं 12 साल पहले ओबेरॉय हवेली में आई थी। राघव ओबेरॉय ने मुझे अपने व्यवसाय के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। मेरे पास विश्वविद्यालय की डिग्री, अनुभव, संदर्भ थे। उन्होंने मुझे 50 उम्मीदवारों में से चुना था। आप रसोइया कैसे बन गईं? शालिनी की वजह से। जब उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने मुझे 2 विकल्प दिए, या तो नौकरानी बन जाओ या एक धोखाधड़ी के लिए जेल जाओ जो वह गढ़ती। उसके पास ऐसा करने के लिए संपर्क थे। जज शर्मा कई में से सिर्फ एक थे। मेहता नोट्स ले रहे थे। राघव के साथ आपका रिश्ता कब शुरू हुआ? वहां काम शुरू करने के 1 साल बाद यह धीरे धीरे हुआ। वह अलग थे, वह शालिनी जैसे नहीं थे। उन्हें पैसे या सत्ता की परवाह नहीं थी, वह बस खुश रहना चाहते थे। और गर्भावस्था? मीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं रिश्ते के 2 साल बाद गर्भवती हुई। राघव शालिनी को छोड़ना चाहता था, वह उससे तलाक लेने वाला था,
लेकिन उसे पहले ही पता चल गया। कैसे? मुझे कभी निश्चित रूप से पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वह हम पर नजर रख रही थी या किसी ने उसे बताया। और बच्ची के जन्म के बाद क्या हुआ? मीना की आवाज टूट गई। उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। बच्चे के जन्म के एक हफ्ते बाद शालिनी वकीलों और दस्तावेजों के साथ प्रकट हुई। उसने कहा कि बच्ची को उसके और राघव की बेटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा, कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं जेल जाऊंगी और उसे कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और राघव ने उसका बचाव नहीं किया। उन्होंने कोशिश की, लेकिन शालिनी के पास ज्यादा शक्ति थी। उसने उसे सार्वजनिक रूप से बर्बाद करने की धमकी दी, उससे सब कुछ छीनने की। अंत में राघव देश छोड़कर चले गए। मुझे बताया गया कि वह ब्राजील में थे, लेकिन मैंने उनसे फिर कभी नहीं सुना। मेहता ने लिखना बंद कर दिया। क्या आपको यकीन है कि वह स्वेच्छा से गए थे? मीना ने उन्हें आश्चर्य से देखा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि शालिनी कई चीजें करने में सक्षम साबित हुई है। क्या आपको यकीन है कि राघव बस चले गए? यह एक सवाल था जो मीना ने खुद से कई बार पूछा था, और जवाब हमेशा उन्हें डराता था। मेहता ने अगले कुछ दिनों तक राघव ओबेरॉय के बारे में जो कुछ भी कर सकते थे उसकी जांच की। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते थे कि वह 11 साल पहले साओ पाउलो, ब्राजील के लिए देश छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अपनी पारिवारिक कंपनी के शेयर शालिनी को एक हास्यास्पद रूप से कम कीमत पर बेच दिए थे। उन्होंने अन्या की अभिभावकीय अधिकारों से इस्तीफा पर हस्ताक्षर किए थे। सब कुछ स्वैच्छिक लग रहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। मेहता ने ओबेरॉय एंटरप्राइजेस के पुराने कर्मचारियों से बात की। सभी ने राघव को अपने काम के प्रति जुनूनी, समर्पित, विवरणों के प्रति लगभग जुनूनी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रातों रात सब कुछ छोड़ देते। उन्होंने वित्त की भी जांच की और वहां उन्हें कुछ दिलचस्प मिला। जज शर्मा को स्थानांतरण एकमात्र अनियमितता नहीं थे। ब्यूनस आयर्स में एक निजी क्लिनिक को मासिक भुगतान थे, भुगतान जो ठीक 11 साल पहले शुरू हुए थे और आज तक जारी थे। किस तरह का चिकित्सा उपचार 11 साल तक चलता था? मेहता ने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिसके पास जवाब हो सकता था। रामू काका, ओबेरॉय हवेली के पुराने माली। उन्होंने उन्हें शहर के केंद्र में एक कैंटीन में पाया, एक अंधेरे कोने में अकेले पीते हुए। रामू काका 70 साल के थे। दशकों के काम से उनके हाथ सख्त थे और उनकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जिसने बहुत कुछ देखा था। मुझे कोई समस्या नहीं चाहिए, उन्होंने कहा जब मेहता उनके सामने बैठे। मैं आपको समस्याएं पैदा करने नहीं आया, मैं सिर्फ सच्चाई चाहता हूं। सच्चाई खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक है निर्दोष लोगों को ऐसे अपराधों के लिए भुगतान करने देना जो उन्होंने नहीं किए। रामू काका ने अपनी बियर का एक लंबा घूंट लिया। आप क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ, शुरुआत से। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। मैं उस रात वहां था जब बच्ची का जन्म हुआ था। मीना ने घर में अपने सर्विस रूम में बच्चे को जन्म दिया था। राघव उनके साथ थे। वह सबसे खुशी का पल था जो मैंने उस हवेली में देखा था। और उसके बाद नरक आ गया। शालिनी सूट पहने पुरुषों, वकीलों के साथ प्रकट हुई। मुझे लगता है उन्होंने राघव से कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो वे मीना की गर्भवती तस्वीरें प्रकाशित करेंगे। वे उन पर बलात्कार का आरोप लगाएंगे, उनका नाम बर्बाद कर देंगे। बलात्कार? लेकिन संबंध सहमति से था, आप और मैं यह जानते हैं। लेकिन शालिनी द्वारा नियंत्रित जजों वाली अदालत में एक करोड़पति की पत्नी के खिलाफ एक कर्मचारी पर कौन विश्वास करता? मेहता समझ गए। यह वही भ्रष्ट प्रणाली थी जिसने मीना को एक ऐसे चोरी के लिए लगभग दोषी ठहरा दिया था जो उन्होंने नहीं की थी। राघव अपनी मर्जी से चले गए थे? रामू काका ने अपनी आवाज धीमी की। मुझे नहीं पता। मैंने उन्हें उस रात एक सूटकेस के साथ घर से निकलते देखा। वह एक हारे हुए व्यक्ति जैसे लग रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अजीब लगता था। क्या? जाने से पहले उन्होंने मुझे एक पत्र दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि उसे रखूं और उसे तभी खोलूं जब मीना या बच्ची को कुछ बुरा हो। मेहता आगे झुक गए। क्या आपके पास अभी भी वह पत्र है? रामू काका ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने उसे 11 साल से रखा है। मुझे लगता है कि अब उसे खोलने का समय आ गया है। पत्र रामू काका के बिस्तर के नीचे एक धातु के बक्से में रखा था। कागज सालों से पीला पड़ गया था, लेकिन स्याही अभी भी पठनीय थी। मेहता ने उसे ऊंची आवाज में पढ़ा जबकि रामू काका गंभीर भाव से सुन रहे थे। जिस किसी से भी यह संबंधित हो, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जिससे मैं हमेशा डरता था। मेरा नाम राघव ओबेरॉय है। मैं 11 साल पहले 15 मार्च को जन्मी एक बच्ची अन्या का जैविक पिता हूं। उसकी जैविक मां मीना देवी है, वह महिला जिससे मैं प्यार करता हूं और जिसकी मैं रक्षा नहीं कर पाया। मेरी पत्नी शालिनी ओबेरॉय ने मुझे मीना को नष्ट करने और मेरी बेटी को रखने की धमकियों के तहत देश छोड़ने के लिए मजबूर किया है। मेरे पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन मैं सच्चाई का रिकॉर्ड छोड़ना चाहता हूं ताकि किसी दिन किसी को इसकी जरूरत पड़े। शालिनी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यह हमें शादी से पहले ही पता चल गया था। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि हम गोद लेंगे, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। जब उसे पता चला कि मीना गर्भवती है तो उसने एक अवसर देखा। उसे बच्ची की परवाह नहीं थी, उसे परिवार में अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए एक उत्तराधिकारी होने की परवाह थी। मैंने अपनी जैविक बेटी के नाम पर एक ट्रस्ट फंड छोड़ा था जो 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाएगा। दस्तावेज परिवार के अकाउंटेंट आलोक गुप्ता के पास हैं। वही एकमात्र है जो पूरी सच्चाई जानता है, लेकिन वह शालिनी से बहुत डरता है कि वह बोले। यदि मीना या अन्य खतरे में हैं तो आलोक को ढूंढो, उसके पास वे सबूत हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। कृपया मेरी बेटी की रक्षा करें, वह इस दुनिया में मेरा एकमात्र अच्छा काम है। राघव ओबेरॉय। मेहता ने सावधानी से पत्र को मोड़ा। क्या आप जानते हैं कि यह आलोक गुप्ता कहाँ है? वह अभी भी परिवार के लिए काम करता है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे ज्यादा समय से वहां है। आपने यह पत्र पहले क्यों नहीं दिखाया? रामू काका ने थकी हुई आंखों से उन्हें देखा। क्योंकि मुझे डर था। शालिनी की हर जगह नजरें हैं और मेरी एक बेटी और पोतियां हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और इस बोझ के साथ जीने से थक गया हूं। अगर मैं उस बच्ची और मीना की मदद कर सकूं मरने से पहले, तो कम से कम मैंने कुछ अच्छा किया होगा। मेहता ने पत्र को अपने ब्रीफकेस में रख लिया। यह सब कुछ बदल देता है। इस पत्र और आलोक गुप्ता की गवाही के साथ हम ये साबित कर सकते हैं कि शालिनी ने अवैध रूप से एक नाबालिग को अपना लिया। और राघव को लगता है कि वह अभी भी जीवित है। मुझे यही पता लगाना है। आलोक गुप्ता एक 55 वर्षीय व्यक्ति थे जो सस्ते सूट में थे और हमेशा घबराए हुए रहते थे। वह 30 साल से ओबेरॉय परिवार के अकाउंटेंट थे। पहले राघव के पिता के अधीन, फिर राघव के अधीन और अंत में शालिनी के अधीन। जब मेहता उनसे उनके कार्यालय में मिलने गए तो आलोक को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। अगर शालिनी को पता चला, शालिनी कई अपराधों के लिए जांच के दायरे में है। उसके पास अब वह शक्ति नहीं है जो उसके पास थी। आप नहीं समझते, उसके संपर्क हैं खतरनाक लोग। मेहता ने राघव का पत्र डेस्क पर रखा। क्या आप इस लिखावट को पहचानते हैं? आलोक उसे पढ़कर पीले पड़ गए। आपको यह कहां से मिला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आपके पास ऐसे सबूत हैं जो शालिनी को हमेशा के लिए डुबो सकते हैं। ट्रस्ट फंड के दस्तावेज, वित्तीय अनियमितताओं के रिकॉर्ड। अगर मैं वे दस्तावेज सौंपता हूं तो मैं मर जाऊंगा। अगर आप उन्हें नहीं सौंपते तो एक निर्दोष महिला फिर से जेल जा सकती है और एक बच्ची एक अपराधी की बंधक बनी रहेगी। आलोक अपनी कुर्सी पर गिर पड़े। उनके हाथ कांप रहे थे। कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, उन्होंने आखिरकार कहा। कुछ ऐसा जो राघव को भी नहीं पता था जब उन्होंने वह पत्र लिखा था। क्या राघव जीवित हैं? मेहता अस्थिर रहे। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं हर महीने ब्यूनस आयर्स के एक क्लिनिक में उन्हें पैसे भेजता हूं। किस तरह का क्लिनिक? आलोक ने लार निगल ली। एक मनोरोग क्लिनिक। शालिनी ने उन्हें 11 साल पहले वहां भर्ती कराया था। उसने डॉक्टरों से कहा कि उन्हें मानसिक आघात हुआ है, कि वह अपने और दूसरों के लिए खतरा हैं, और डॉक्टरों ने विश्वास किया। शालिनी ने पर्याप्त भुगतान किया ताकि वे सवाल न पूछें। राघव तब से वहां बंद हैं, दवा पर, अलग थल। शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि कौन सा साल है। मेहता को लगा कि उनका खून खौल रहा है। आप मुझसे कह रहे हैं कि शालिनी ने अपने ही पति को एक मनोरोग अस्पताल में बंद कर दिया ताकि वह उसकी संपत्ति और बेटी पर कब्जा कर सके? मैं आपको ठीक यही बता रहा हूं। आपने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? आलोक ने शर्म से उनकी ओर देखा। क्योंकि मैं कायर हूं, और क्योंकि शालिनी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने बोला तो वह मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही करेगी। मेहता खड़े हो गए। मुझे आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं वे सभी चाहिए। ट्रस्ट फंड, स्थानांतरण, क्लिनिक के रिकॉर्ड, सब कुछ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी अंतरात्मा खत्म हो जाएगी। आलोक ने एक लंबा पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें खोला तो उन्होंने एक फैसला कर लिया था। मैं कल आपको सब कुछ ला दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे गायब होने की जरूरत है। राघव ओबेरॉय के जीवित होने की खबर उन लोगों के बीच तेजी से फैल गई जो इस मामले पर नजर रख रहे थे, लेकिन शालिनी को अभी तक नहीं पता था, या कम से कम मेहता को यही लगता था। जब वह अगली कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। अन्या को एक मुलाकात मिली। वह मीना के साथ अस्थायी अपार्टमेंट में थी जब घंटी बजी। मीना ने सावधानी से दरवाजा खोला। उनके सामने एक 50 साल का आदमी था, पतला, सफेद दाढ़ी और गहरी आंखों वाला। उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे और केवल एक बैकपैक ले जा रहे थे। मीना? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। उन्होंने उसे शुरुआत में पहचाना नहीं, लेकिन कुछ
उन आंखों में कुछ परिचित। राघव? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। मीना ने अपने हाथों से अपना मुंह ढोंक लिया। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। मुझे लगा तुम मर गए थे। लगभग, बहुत करीब था। अन्या मीना के पीछे प्रकट हुई। कौन है? उसने पूछा। राघव ने उसे देखा और 11 साल में पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा। अब वह बच्ची नहीं थी जिसे उसकी बाहों से छीन लिया गया था। वह एक मजबूत, बहादुर बच्ची थी जिसकी आंखें उसकी मां जैसी थीं। मैं तुम्हारा पिता हूं, राघव ने कहा, और मैं वह काम पूरा करने आया हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अन्या उसे गले लगाने के लिए नहीं दौड़ी। वह उसे नहीं जानती थी। उसने बस इतना सुना था कि उसने उसे छोड़ दिया था। तुम क्यों गए थे? उसने ठंडी आवाज में पूछा। तुमने हमें उसके साथ क्यों छोड़ दिया? मैं गया नहीं था, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। शालिनी ने मुझे 11 साल तक एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया था। उन्होंने मुझे तब तक दवा दी जब तक मुझे अपना नाम भी याद नहीं रहा। और तुम कैसे भागे? राघव ने मीना की ओर देखा। अकाउंटेंट आलोक ने 1 महीने पहले क्लिनिक के भुगतान भेजना बंद कर दिया। डॉक्टरों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनमें से एक युवा ने मेरी फाइल की जांच की और विसंगतियां देखीं। उसने मुझे बाहर निकलने में मदद की। मीना रोना बंद नहीं कर पाई। 11 साल राघव, 11 साल यह सोचते हुए कि तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे पता है और मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मेरे पास वह सब कुछ के सबूत हैं जो शालिनी ने किया। राघव ने अपना बैकपैक खोला और एक मोटी फाइल निकाली। रिकॉर्डिंग, दस्तावेज, क्लिनिक के कर्मचारियों की गवाहियां, उसे जीवन भर के लिए बंद करने के लिए पर्याप्त। अन्या आखिरकार करीब आई। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? राघव ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। हाँ, और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं था, लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक करूंगा, मेरा वादा है। राघव ओबेरॉय की वापसी वह झटका था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मेहता को भी नहीं, जो यह सबूत ढूंढ रहे थे कि वह जीवित है, ने कल्पना नहीं की थी कि वह खुद ही प्रकट हो जाएगा। तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मेहता ने उनसे अपने कार्यालय में मिलने पर पूछा। जब मैं क्लिनिक से भागा तो मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसे, न दस्तावेज, न यह पता कि मैं कहां था। मुझे वापस आने का रास्ता खोजने में हफ्ते लग गए। एक ट्रक ड्राइवर मुझे ब्यूनस आयर्स से यहां ले आया इस शर्त पर कि मैं उसके माल के साथ मदद करूं। और तुम्हें मीना कहां मिली, यह कैसे पता चला? आलोक ने गायब होने से पहले मुझे एक नोट छोड़ा था। उसने मुझे सब कुछ बताया। मुकदमा, अन्या का वीडियो, जांच। मुझे पता था कि मुझे तुरंत आना होगा। मेहता ने राघव द्वारा लाए गए दस्तावेजों की जांच की। वे विस्फोटक थे। जाली मेडिकल रिकॉर्ड, एक भ्रष्ट जज द्वारा हस्ताक्षरित भर्ती आदेश, 11 साल तक क्लिनिक को धन का स्थानांतरण। यह जज जिसने तुम्हारी भर्ती पर हस्ताक्षर किए थे, आनंद शर्मा? राघव ने पुष्टि की। वही जो मीना के मुकदमे की अध्यक्षता कर रहा था। यह बहुत कुछ बताता है। राघव आगे झुक गए। कुछ और है जो आपको जानना चाहिए। शालिनी ने यह सब अकेले नहीं किया। उसके साझेदार हैं शक्तिशाली लोग जो सालों से मेरे व्यवसायों से लाभान्वित हुए हैं। कौन? राजनेता, व्यवसायी, यहां तक कि कुछ जज। शर्मा के अलावा यह भ्रष्टाचार का एक पूरा जाल है जो मेरी संपत्ति का उपयोग अपने संचालन को वित्तपोषित करने के लिए करता है। मेहता ने राघव की बात का बोझ महसूस किया। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए आप शालिनी को केवल गिरफ्तार करके सब कुछ खत्म होने की उम्मीद नहीं कर सकते। वह बात करेगी, सौदेबाजी करेगी, खुद को बचाने के लिए दूसरों को सौंप देगी और जाल काम करता रहेगा। तो आप क्या प्रस्ताव करते हैं? राघव ने अपने बैकपैक से एक आखिरी दस्तावेज निकाला। मेरे पास सभी के नाम हैं और मेरे पास हर एक के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन इसे सावधानी से संभालना होगा। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो सबूत और लोग गायब हो जाएंगे। मेहता ने दस्तावेज ले लिया। यह 15 नामों की एक सूची थी। उन्होंने कुछ को तुरंत पहचान लिया। प्रसिद्ध व्यवसायी, एक सांसद, 2 संघीय जज। यह पूरी तरह से करियर को बर्बाद कर सकता है। मैं ठीक यही चाहता हूं, राघव ने कहा। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने मीना को बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरी बेटी को लगभग बर्बाद कर दिया। अब उन्हें भुगतान करने का समय आ गया है। शालिनी ओबेरॉय मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि कुछ बदल गया था। जज शर्मा को उसकी कॉल अब नहीं उठाई जा रही थी। आलोक गुप्ता बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे और जिन वकीलों ने पहले उसके हाथ चाटे थे वे अब उसके कॉल से बच रहे थे। उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। उस रात शालिनी ने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो अभी भी उसके एहसानमंद था, सांसद राकेश तिवारी। राघव की सूची में से एक नाम। वे एक निजी रेस्तरां में मिले, जिज्ञासु आंखों से दूर। मुझे इस मामले को गायब करने की जरूरत है, शालिनी ने सीधे कहा। इतना आसान नहीं है।
तिवारी ने घबराते हुए जवाब दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता अछूत है और अब अफवाहें हैं कि राघव जीवित है। शालिनी पीली पड़ गई। तुमने क्या कहा? कुछ लोगों ने उसे शहर में देखा। अगर यह सच है तो तुम्हारे पास चोरी के मामले से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है। राघव ब्यूनस आयर्स के क्लिनिक में है। वह 11 साल से वहां है, जाहिर तौर पर अब नहीं। शालिनी को लगा कि दुनिया उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। अगर राघव जीवित और स्वतंत्र था तो उसके पास उसे डुबोने के लिए पर्याप्त सबूत थे। उसने सब कुछ की प्रतियां रखी थीं। वह हमेशा बहुत सावधान रहा था। मुझे सुरक्षा की जरूरत है, उसने कहा। अगर मैं गिरूंगी तो हम सब गिरेंगे। मुझे धमकी मत दो शालिनी, यह धमकी नहीं है, यह एक तथ्य है। मेरे पास दस्तावेज हैं जो तुम्हें और 12 अन्य को फंसाते हैं। अगर मैं जेल जाती हूं तो वे दस्तावेज प्रेस तक पहुंच जाएंगे। तिवारी ने उसे नफरत और डर के मिश्रण से देखा। तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि राघव इस बार सच में गायब हो जाए, और मैं चाहती हूं कि उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मामले से हटा दिया जाए। यह असंभव है तो इसे संभव बनाने का तरीका ढूंढो या हम सब जेल में खत्म हो जाएंगे। तिवारी एक लंबे पल के लिए चुप रहे। एक तरीका है, उन्होंने आखिरकार कहा, लेकिन यह जोखिम भरा है। बोलो। मैं मेहता को दूसरे जिले में स्थानांतरित करवा सकता हूं और मैं राघव को गवाही देने से पहले उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेज सकता हूं। करो। और अगर कुछ गलत होता है, शालिनी ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई, अगर कुछ गलत होता है तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं सबको अपने साथ ले डूबूं। जज रितु सिंह ने 3 दिन बाद एक आपातकालीन सुनवाई बुलाई। मामले ने ऐसे आयाम ले लिए थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अदालत भरी हुई थी। मीना अपने नए वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता द्वारा दिलवाए गए वकील, एक महिला जिसका नाम एडवोकेट पैट्रिशिया वेगा था, संस्थागत दुर्व्यवहार के मामलों में विशेषज्ञ के साथ बैठी थीं। अन्य समाज सेविका के साथ गैलरी में थी और 11 साल में पहली बार राघव ओबेरॉय अदालत में मौजूद थे। शालिनी को 2 अधिकारियों ने एस्कॉर्ट किया। वह अब काले कपड़े नहीं पहन रही थी और न ही शालीनता से रो रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। पीड़ित का मुखौटा गिर गया था। जज सिंह ने बोलना शुरू किया। इस सुनवाई का उद्देश्य माल्डोनाडो बनाम मीना देवी मामले में प्रस्तुत नए सबूतों की समीक्षा करना है। चूंकि परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, मैंने जांच के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। शालिनी ने अपने वकील की ओर देखा, लेकिन उसने उसकी आंखों से नजरें चुराईं। वह अब उसकी रक्षा नहीं करना चाहता था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता, क्या आप अपनी खोज पेश कर सकते हैं? मेहता खड़े हो गए। माय लॉर्ड, पिछले हफ्तों में हमने एक ऐसे षड्यंत्र का पता लगाया है जो 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है। शालिनी ओबेरॉय, जज आनंद शर्मा और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से ने निम्नलिखित अपराध किए हैं। एक नाबालिग का अवैध अधिग्रहण, अपने पति राघव ओबेरॉय का धोखाधड़ी से भर्ती, पारिवारिक धन का गबन और एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए सबूत गढ़ना। अदालत में फुसफुसाहट तेज थी। जज ने शांति बनाए रखने का आग्रह किया। इसके अलावा मेहता ने जारी रखा, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि इस षड्यंत्र में उच्च स्तरीय सार्वजनिक अधिकारी शामिल हैं। मैं एक संघीय जांच खोलने और आरोपी को निवारक हिरासत में लेने का अनुरोध करता हूं। शालिनी खड़ी हो गईं। यह एक डायन हंट है। वे मेरी बेटी और एक नौकरानी का उपयोग मुझे बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। बैठ जाइए श्रीमती ओबेरॉय, जज ने आदेश दिया। मैं नहीं बैठूंगी। वह बच्ची उस महिला की बेटी नहीं है। मेरे पास इसे साबित करने वाले दस्तावेज हैं। आपके पास जो दस्तावेज हैं वे झूठे हैं। राघव ने अपनी जगह से हस्तक्षेप किया। मैं अन्या के जन्म के समय मौजूद था। मीना उसकी जैविक मां है और आप ये अच्छी तरह जानती हैं। शालिनी ने उसे शुद्ध नफरत से देखा। तुम्हें बंद कर देना चाहिए। मैं बंद था। 11 साल तक तुम्हारे आदेश पर। जज ने हथौड़ा पटका। व्यवस्था बनाएं श्रीमान राघव। श्रीमती ओबेरॉय, इन आरोपों की जांच होने तक आपको हिरासत में लिया जाता है। अधिकारी, उन्हें ले जाएं। जब गार्ड शालिनी के पास पहुंचे तो उसने आखिरी बात चिल्लाई, ये यहां खत्म नहीं होता। मेरे पास सभी के बारे में जानकारी है। अगर वे मुझे डुबोते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ डुबो दूंगी। उसके पीछे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अदालत में सभी जानते थे कि वह सही थी। यह तो अभी शुरुआत थी। शालिनी ओबेरॉय की गिरफ्तारी सभी चैनलों पर खबर बन गई। कैमरों ने उस क्षण को कैद किया जब उसे हथकड़ी में अदालत से बाहर निकाला गया। ऐसी धमकियां चिल्लाते हुए जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता था। जनता के लिए यह एक खलनायिका का अंत था। पूरी कहानी जानने वालों के लिए यह कुछ बहुत बड़े की बस शुरुआत थी। मीना ने अदालत से सब कुछ देखा। उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। 12 साल की चुप्पी, अपमान। हर बार जब वह अन्या को किसी और महिला को मां कहते देखती थी तो दर्द को अंदर निगलने के साल। और अब आखिरकार सच्चाई सामने आ रही थी।
लेकिन उन्हें खुशी नहीं महसूस हो रही थी, उन्हें डर महसूस हो रहा था, क्योंकि शालिनी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो हार मान जाती, और उसके आखिरी शब्द मीना के दिमाग में गूंज रहे थे। अगर वे मुझे डुबोते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ डुबो दूंगी। उस रात मीना, राघव और अन्या ने पहली बार परिवार के रूप में एक साथ खाना खाया। अपार्टमेंट छोटा था, खाना साधारण था, लेकिन तीनों में से किसी ने भी एक दशक से अधिक समय में ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। अब क्या होगा? अन्या ने अपनी प्लेट में खाना हिलाते हुए पूछा। बिना खाए जांच जारी रहेगी, राघव ने जवाब दिया। मेहता के पास शालिनी को लंबे समय तक बंद रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, और बाकी लोग जिनका आपने जिक्र किया, राजनेता और व्यवसायी। राघव ने मीना के साथ नजरें बदलीं। वह ज्यादा जटिल है, उनके पास शक्ति, पैसा, प्रभाव है, उन्हें छूना आसान नहीं होगा। अन्या ने अपना कांटा मेज पर रख दिया। तो वे बच सकते हैं? नहीं, अगर मैं इसे रोक सकूं, राघव ने कहा। लेकिन तुम्हें कुछ समझना होगा अन्या, जो आ रहा है वह आसान नहीं होगा। वे हम पर हमला करेंगे, वे हमें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुम्हारी माँ और मैं इस कहानी के खलनायक हैं। मेरी माँ यहाँ बैठी हैं, अन्या ने मीना की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। दूसरी महिला कभी मेरी माँ नहीं थी। मीना को लगा कि उनका दिल कुछ ऐसा भर गया है जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था, उम्मीद। लेकिन वह उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिकी। राघव का फोन बजा। मेहता थे। हमें एक समस्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा। शालिनी ने बात करने के लिए कहा है। वह कहती है कि उसके पास तुम्हारे बारे में जानकारी है और वह सब कुछ बदल देगी। राघव ने भौहें सिकोड़ी। किस तरह की जानकारी? उसने मुझे नहीं बताया। वह सिर्फ तुमसे बात करेगी, अकेले में। शालिनी को जिस निवारक जेल में रखा गया था वह शहर के बाहरी इलाके में एक ग्रे रंग की इमारत थी। राघव अगली सुबह वहां पहुंचे। मेहता और 2 अधिकारियों द्वारा एस्कॉर्ट किए गए। वह वहां नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह जानने की जरूरत थी कि वह क्या योजना बना रही थी। मुलाकात का कमरा ठंडा था, कंक्रीट की दीवारों और फर्श पर जड़ी एक धातु की मेज के साथ। शालिनी दूसरी ओर बैठी थी, कैदियों की नारंगी यूनिफॉर्म में और बिना किसी मेकअप के। वह आखिरी बार जब राघव ने उसे स्पष्ट रूप से देखा था, उससे 10 साल ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। तुम आ गए, उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगा था कि तुम डरोगे। किस बात का डर? सच्चाई का। राघव उसके सामने बैठ गए। कौन सी सच्चाई? सभी जानते हैं कि तुमने क्या किया। सभी जानते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुमने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया। शालिनी आगे झुक गई। नहीं? और उन अनुबंधों के बारे में क्या जो तुमने 15 साल पहले एक आपराधिक गिरोह के साथ किए थे? वे शिपमेंट जो तुम्हारे गोदामों से बिना किसी सवाल के गुजरते थे। राघव पीले पड़ गए। वह तुम्हें जानने से पहले था और मुझे नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे थे, लेकिन तुमने कागजात पर हस्ताक्षर किए थे और मेरे पास प्रतियां हैं। वे दस्तावेज कुछ भी साबित नहीं करते। वे साबित करते हैं कि तुम उस व्यवसाय का हिस्सा थे, और अगर वे दस्तावेज सही हाथों में पहुंचते हैं तो तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताओगे, ठीक मेरी तरह। राघव ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम क्या चाहती हो? मैं एक समझौता चाहती हूं। तुम मेरे खिलाफ आरोप वापस ले लो। तुम मेहता को मनाओ कि मुझे शर्मा द्वारा हेरफेर किया गया था, और मैं तुम्हारे अतीत के बारे में चुप रहूंगी। और मीना और अन्या? मीना बच्ची को रख सकती है, मुझे अब परवाह नहीं है। मुझे कभी सच में परवाह नहीं थी। यह सिर्फ एक सही परिवार की छवि बनाए रखने का एक साधन था। राघव ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम एक राक्षस हो, मैं एक उत्तरजीवी हूं, ठीक तुम्हारी तरह। अंतर यह है कि मैं अच्छी व्यक्ति होने का नाटक नहीं करती। राघव खड़े हो गए। मैं तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आजाद छोड़ने के बजाय जेल जाना पसंद करूंगा। शालिनी मुस्कुराई। तो फिर हम नरक में मिलेंगे, प्रिया, क्योंकि अगर मैं गिरूंगी तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच लूंगी। राघव दुनिया का बोझ कंधों पर लिए जेल से बाहर निकले। शालिनी के शब्द उनका पीछा कर रहे थे। वह सही थी। 15 साल पहले जब वह युवा और महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने बिना सवाल पूछे अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध जो अवैध संचालन के लिए एक मुखौटा साबित हुए। जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो वह तुरंत दूर हो गए। उन्होंने सभी संबंध तोड़ दिए। उनके पास जो दस्तावेज थे उन्हें नष्ट कर दिया और शपथ ली कि वह कभी उस दुनिया में वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन शालिनी ने जाहिरा तौर पर प्रतियां रखी थीं। उस रात राघव ने मीना को सब कुछ बताया। मैं एक बेवकूफ था, उन्होंने सिर हाथों में रखकर बिस्तर के किनारे बैठे हुए कहा। मैं युवा था, जल्दी पैसा चाहता था, और मैंने यह नहीं पूछा कि वह कहां से आ रहा था। मीना ने उन्हें चुप्पी में सुना। क्या तुम्हें पता था कि यह अवैध था? नहीं, शुरुआत में। जब मुझे पता चला तो मैं बाहर निकल गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शर्म थी।
और क्योंकि मुझे लगा कि यह हमेशा के लिए दफन हो गया था। मीना उनके पास आईं और उनके हाथ पकड़े। हम सब गलतियां करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। मैंने उसके बाद शालिनी से भागा और तुम्हें हमारी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया। मैं कोई नायक नहीं हूं मीना, मुझे नायक की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लड़ने को तैयार हो। क्या तुम तैयार हो? राघव ने उनकी आंखों में देखा। हाँ, तो हम इसका एक साथ सामना करेंगे। अगर शालिनी के पास दस्तावेज हैं तो हमारे पास सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा सामने आती है। बगल के कमरे में अन्या जाग रही थी और पतली दीवार से सब कुछ सुन रही थी। उसने अभी पता चला था कि उसके पिता परिपूर्ण नहीं थे, कि उन्होंने गंभीर गलतियां की थीं, कि वह व्यक्ति जो उसे बचाने के लिए वापस आया था उसके अपने राक्षस थे। लेकिन निराश महसूस करने के बजाय उसने कुछ अलग महसूस किया, समझ। क्योंकि अगर अन्या ने अपने 11 साल के जीवन में कुछ सीखा था तो वह यह था कि लोग पूरी तरह से अच्छे या पूरी तरह से बुरे नहीं होते, वे इंसान होते हैं और इंसान गलतियां करते हैं। सवाल यह था, क्या अतीत की गलतियां एक बेहतर भविष्य के अवसर को बर्बाद कर सकती थीं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता को खबर चिंता के साथ मिली। अगर शालिनी के पास सच में राघव को फंसाने वाले दस्तावेज थे तो मामला बहुत जटिल हो जाता। बचाव पक्ष तर्क दे सकता था कि राघव पीड़ित नहीं था, बल्कि एक साथी था जो अब बदला लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे सब कुछ बताने की जरूरत है, मेहता ने राघव से अपने कार्यालय में कहा। कुछ भी न छोड़ें। राघव ने उन्हें स्थिति समझाई। 15 साल पहले के अनुबंध, उनकी शुरुआती अज्ञानता, सच्चाई का पता चलने पर दूर जाने का उनका फैसला। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें सीधे आपराधिक गतिविधियों से जोड़ता है? केवल उन अनुबंधों पर मेरे हस्ताक्षर। मैंने किसी भी ऑपरेशन में भाग नहीं लिया, मुझे उनसे कोई पैसा नहीं मिला, मुझे बात तक पता नहीं चला कि वे क्या ले जा रहे थे। क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? मैं साबित कर सकता हूं कि मैं दूर चला गया। मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने उन लोगों की गुमनाम रूप से 1 साल बाद शिकायत की, लेकिन मैं यह साबित नहीं कर सकता कि उस समय मुझे क्या नहीं पता था। मेहता अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर सोचने लगे। शालिनी इसका उपयोग सौदेबाजी के लिए करेगी। अगर मामला सुनवाई तक पहुंचता है तो उसका बचाव तुम्हें असली अपराधी के रूप में पेश करेगा। मुझे पता है, एक और विकल्प है, मेहता ने कहा। तुम स्वेच्छा से अपने अतीत के बारे में गवाही दे सकते हो, शालिनी से पहले। अगर तुम उसके उजागर करने से पहले कबूल करते हो तो प्रभाव कम होगा और उसके खिलाफ मामला जारी रहेगा। जो तुमने 15 साल पहले किया था वह उसने 11 साल तक जो किया उसे उचित नहीं ठहराता, लेकिन तुम्हें परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। राघव एक पल चुप रहे। क्या मैं जेल जा सकता हूं? संभव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे उन अनुबंधों की जांच करने पर क्या पाते हैं। यह एक असंभव फैसला था। कबूल करने का मतलब अपनी आजादी को जोखिम में डालना था। कबूल न करने का मतलब शालिनी को उसे बर्बाद करने की शक्ति देना था। मुझे सोचना होगा, राघव ने कहा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। शालिनी पहले ही वकीलों से बात कर रही है। राघव मेहता के कार्यालय से यह महसूस करते हुए बाहर निकले कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए लौटे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह उसे बर्बाद कर सकते हैं। उस रात अन्या ने एक फैसला किया। उसने बातचीत सुनी थी, उसने अपने माता पिता के चेहरों पर पीड़ा देखी थी, और उसने फैसला किया कि कार्रवाई करने का समय आ गया है। किसी को बताए बिना वह अपार्टमेंट से बाहर निकल गई जब मीना और राघव सो रहे थे। उसने एक टैक्सी ली और उस जेल तक गई जहां शालिनी को रखा गया था। उसके पास कोई मुलाकात नहीं थी, कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ और शक्तिशाली था, दृढ़ संकल्प। मुझे शालिनी ओबेरॉय से मिलना है, उसने प्रवेश द्वार पर गार्ड से कहा। क्या तुम रिश्तेदार हो? मैं उसकी बेटी हूं। गार्ड ने उसे आश्चर्य से देखा। सभी ने खबरें देखी थीं, सभी जानते थे कि अन्या कौन थी। यहां इंतजार करो। 30 मिनट बाद अन्या मुलाकात के कमरे में बैठी थी। शालिनी 2 गार्डों द्वारा एस्कॉर्ट की गई। जब उसने बच्ची को देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य से संदेह आ गया। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुमसे अकेले बात करने आई हूं। तुम्हारी नकली मां ने तुम्हें आने दिया। उसे नहीं पता कि मैं यहां हूं। शालिनी एक गणनात्मक मुस्कान के साथ उसके सामने बैठ गई। दिलचस्प। और तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? मैं चाहती हूं कि तुम राघव को अकेला छोड़ दो, अपने पिता को, जिसने तुम्हें 11 साल तक छोड़ दिया। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने उन्हें बंद कर दिया। विवरण: बात यह है कि अब वह नायक बनने आया है और उम्मीद करता है कि हम सभी उसके अपने पापों को भूल जाएंगे। अन्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुम क्या चाहती हो ताकि तुम उसे अकेला छोड़ दो? शालिनी ने उत्सुकता से आगे झुक गई। क्या तुम मुझसे बातचीत कर रही हो? एक 11 साल की बच्ची। मेरे पास कुछ है जो तुम चाहती हो।
तुम्हारे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे रुचिकर लगे? अन्या ने अपनी जैकेट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह ट्रस्ट फंड दस्तावेज की एक प्रति थी, वही ट्रस्ट फंड जो राघव ने उसके नाम पर 11 साल पहले छोड़ा था और जो उसके 12 साल की होने पर सक्रिय हो जाता। मुझे पता है कि तुम इस पैसे को रखना चाहती थी, अन्या ने कहा। इसीलिए तुमने मेरे जन्मदिन से पहले मीना को घर से निकालने की कोशिश की। अगर तुम राघव के खिलाफ उन दस्तावेजों का उपयोग न करने का वादा करती हो तो जब मैं 12 साल की हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें पूरा ट्रस्ट फंड स्थानांतरित कर दूंगी। शालिनी ने उसे प्रशंसा और तिरस्कार के मिश्रण से देखा। तुम जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा चतुर हो, लेकिन एक समस्या है। क्या? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अपना वादा पूरा करोगी? क्योंकि तुम्हारे विपरीत मैं अपना वचन रखती हूं। उनके बीच चुप्पी गहरी थी। शालिनी बच्ची का अध्ययन कर रही थी, कमजोरी के संकेत तलाश रही थी। उसे कोई नहीं मिला। मैं इस पर विचार करूंगी, उसने आखिरकार कहा। जब मीना को पता चला कि अन्या शालिनी से मिलने गई थी तो उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया। क्या तुम पागल हो? उन्होंने चिल्लाया। वह महिला खतरनाक है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी। मैं जेल में थी मां, गार्डों के साथ। वह मुझे कुछ नहीं कर सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ऐसे फैसले हमसे पूछे बिना नहीं ले सकती। राघव ने शांत आवाज में हस्तक्षेप किया। अन्या, तुमने उसे ठीक ठीक क्या कहा? अन्या ने उन्हें वह प्रस्ताव समझाया जो उसने किया था। चुप्पी के बदले में ट्रस्ट फंड। तुम ऐसा नहीं कर सकती, मीना ने कहा। वह पैसा तुम्हारा है। तुम्हारे पिता ने उसे तुम्हारे भविष्य के लिए छोड़ा था। अगर मेरे पिता जेल में हैं तो मेरा भविष्य कोई मायने नहीं रखता। इसके अलावा मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की जरूरत है। राघव अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जो किया वह बहुत बहादुर था, लेकिन बहुत जोखिम भरा भी था। शालिनी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिससे सौदेबाजी की जा सके। वह तुम्हें जो भी पेश करोगी वह ले लेगी और हमला करती रहेगी। तो फिर हम क्या करें? हम वही करते हैं जो सही है। मैं अपने अतीत के बारे में कबूल करूंगा, इससे पहले कि वह उसका उपयोग मेरे खिलाफ कर सके। लेकिन तुम जेल जा सकते हो। संभव है, लेकिन मैं अपने गलतियों के परिणामों का सामना करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई उन्हें मुझे नियंत्रित करने के लिए उपयोग करे। इस डर के साथ जीना पड़े। अन्या ने अपने पिता को गले लगाया। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। तुम मुझे खोने नहीं वाली। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। शायद शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन साथ। मीना भी गले लग गई। 11 साल में पहली बार तीनों एक ही तरफ थे, दुनिया के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि शालिनी ने पहले ही एक फैसला कर लिया था, और वह नहीं था जिसकी अन्या उम्मीद कर रही थी। अगले दिन शालिनी ने एक आपातकालीन सुनवाई की मांग की। उसके वकील, एक नया व्यक्ति जिसे उसने बचे हुए थोड़े पैसे से काम पर रखा था, ने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव पेश किया। मेरी मुवक्किल गवाही देना चाहती है, उसने घोषणा की। उसके पास आपराधिक गतिविधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी है, जिसमें कई उच्च प्रोफाइल वाले व्यक्ति शामिल हैं। जज सिंह ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह एक समझौता ढूंढ रही है? मेरी मुवक्किल सजा में कमी के बदले पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। मेहता खड़े हो गए। माय लॉर्ड, यह स्पष्ट रूप से मुख्य मामले से ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। यह ध्यान भटकाने वाला नहीं है, शालिनी के वकील ने जवाब दिया। मेरी मुवक्किल के पास ऐसे दस्तावेज हैं जो 15 साल पहले राघव ओबेरॉय की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी अभियानों में भागीदारी को साबित करते हैं। अदालत में फुसफुसाहट तुरंत फैल गई। गैलरी में बैठे राघव को लगा कि उनका पेट मरोड़ रहा है। शालिनी ने उसे धोखा दिया था। अन्या के प्रस्ताव के बावजूद उसने हमला करने का फैसला किया था। इसके अलावा वकील ने जारी रखा, मेरी मुवक्किल के पास भ्रष्टाचार के जाल के बारे में जानकारी है जिसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता ने जिक्र किया है। नाम, तारीखें, रकम, सब कुछ। जज सिंह ने स्थिति पर विचार किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता, आपकी क्या राय है? मेहता ने जवाब देने में देर लगाई। यह एक जाल था, वह जानता था, लेकिन यह एक अवसर भी था। अगर शालिनी के पास सच में भ्रष्टाचार के जाल के बारे में जानकारी थी तो उसे सुनना सार्थक हो सकता था। मैं एक समझौते पर विचार करने को तैयार हूं, उसने आखिरकार कहा, लेकिन प्रतिबद्ध होने से पहले मुझे सबूत देखने की जरूरत है। अस्वीकार्य, वकील ने जवाब दिया। मेरी मुवक्किल तब तक कुछ नहीं दिखाएगी जब तक कोई समझौता हस्ताक्षरित नहीं हो जाता। तो फिर कोई समझौता नहीं है। शालिनी खड़ी हो गई। इंतजार करो, उसने चिल्लाया। कुछ और है, कुछ ऐसा जो अभी तक कोई नहीं जानता। बैठ जाओ श्रीमती ओबेरॉय, जज ने आदेश दिया। जज शर्मा ने अकेले काम नहीं किया, उनका एक साथी है, कोई ऐसा जो 20 साल से इस जाल को परछाइयों से बचा रहा है, कोई ऐसा जो इसी अदालत में है। सभी ने अपने आसपास देखा। कौन हो सकता था? शालिनी ने सीधे गैलरी में एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह सांसद राकेश तिवारी, और मैं इसे साबित कर सकती हूँ।
सांसद तिवारी पीले पड़ गए, उठने की कोशिश की, लेकिन 2 अधिकारी पहले ही उनकी ओर बढ़ रहे थे। यह बेतुका है, उन्होंने चिल्लाया। वह महिला खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, शालिनी ने शांति से कहा। बातचीत जहां सांसद अवैध स्थानांतरण, जजों को रिश्वत, गवाहों को डराना आदेश देते हैं, सब कुछ दस्तावेजित है। जज सिंह ने हथौड़ा पटका। व्यवस्था बनाएं। सांसद तिवारी, कृपया अपनी जगह पर बने रहें जबकि हम इन आरोपों का मूल्यांकन करते हैं। आप मुझे हिरासत में नहीं ले सकते, मेरे पास संसदीय प्रतिरक्षा है। आपकी प्रतिरक्षा गंभीर अपराधों के मामलों में लागू नहीं होती, जज ने जवाब दिया। अधिकारी, सुनिश्चित करें कि सांसद अदालत से बाहर न जाएं। मेहता मंच की ओर बढ़े। माय लॉर्ड, मैं श्रीमती ओबेरॉय द्वारा दावा किए गए सबूतों का मूल्यांकन करने के लिए एक अवकाश का अनुरोध करता हूं। मंजूर। 2 घंटे का अवकाश। जब अधिकारी शालिनी को वापस उसकी कोठरी में ले जा रहे थे तो वह राघव के बगल से गुजरी और फुसफुसाई, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं गिरूंगी तो उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें नहीं। उन्हें तुम और मैं बाद में बात करेंगे। राघव को पता नहीं था कि क्या सोचना है, शालिनी उसकी रक्षा कर रही थी या यह एक और चाल थी। अवकाश में मेहता ने शालिनी द्वारा प्रदान किए गए सबूतों की जांच की। वे विनाशकारी थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग जहां सांसद तिवारी सीधे आदेश दे रहे थे, उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज, समझौता करने वाली तस्वीरें। यह प्रामाणिक है, मेहता ने कहा। यह सब प्रामाणिक है। मामले के लिए इसका क्या मतलब है? राघव ने पूछा। इसका मतलब है कि शालिनी अभी इस जांच की सबसे मूल्यवान गवाह बन गई है। अगर वह पूरी तरह से सहयोग करती है तो उसे अपनी सजा में उल्लेखनीय कमी मिल सकती है। और मेरे अनुबंधों के बारे में क्या? मेहता ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। उसने अपनी गवाही में उसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। उसने केवल तिवारी और शर्मा पर हमला किया। वह मेरी रक्षा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बदल गया है और हमें पता लगाना होगा कि क्या। उस रात राघव को एक अप्रत्याशित कॉल आया। वह जेल से शालिनी थी। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, उसने शुरू किया। मेरी बात सुनो। मैं क्यों सुनूं? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बचाया है और मैं चाहती हूं कि तुम्हें पता चले क्यों। राघव चुप्पी में इंतजार कर रहे थे। अन्या मुझसे मिलने आई थी। उसने तुम्हें अकेला छोड़ने के बदले में मुझे ट्रस्ट फंड की पेशकश की थी। अपने पिता के लिए एक 11 साल की बच्ची ने मुझसे बातचीत की। मुझे पता है, उसने मुझे बताया। उसे नहीं पता कि उस मुलाकात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस बच्ची में मुझसे ज्यादा साहस और प्यार है जो मैंने कभी नहीं किया। और मुझे कुछ पता चला, अगर मैं तुम्हें बर्बाद करके उसे बर्बाद करती हूं तो मैं उससे भी बदतर बन जाती हूं जो मैं पहले से हूं। तुम्हें यह कब से परवाह है? जब से मैंने समझा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताने वाली हूं। और मैं चाहती हूं कि कम से कम एक अच्छी चीज इस सब से निकले। और तुम्हारी धमकियों के बारे में क्या? मेरे अतीत के बारे में दस्तावेज, मैंने उन्हें नष्ट कर दिया। खैर, मैंने अपने वकील से उन्हें नष्ट करने के लिए कहा था। वे अब मौजूद नहीं हैं। राघव को पता नहीं था कि उस पर विश्वास करें या नहीं। तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि अन्या ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। और क्योंकि हालांकि मुझे यह स्वीकार करने में कठिनाई होती है, उस बच्ची को एक पिता का हक है, भले ही वह पिता तुम हो। एक लंबा सन्नाटा था। मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही हूं, शालिनी ने जारी रखा। मैं इसकी हकदार नहीं हूं और मैं यह नहीं चाहती। मैं बस तुमसे कह रही हूं कि मैं अब तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मेरे अब ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। तिवारी, शर्मा और बाकी सब। उन्होंने मुझे सालों तक इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक साथी थी, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ एक साधन थी। अब वे भुगतान करेंगे। और उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं। मैं अपनी सजा काटूंगी और शायद अगर अन्या कभी चाहे तो मैं उसे सब कुछ समझाते हुए एक पत्र लिखूंगी। राघव ने फोन रख दिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या महसूस करें। शालिनी 15 साल से उनकी सबसे बड़ी बुरा सपना रही थी और अब उसने अप्रत्याशित रूप से उसे बचाया था। क्या वह ईमानदार थी या यह एक खेल में एक और चाल थी जिसे वह नहीं समझते थे? केवल समय ही बताएगा। 1 हफ्ते बाद मामले ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सांसद तिवारी आजीवन कारावास की संभावना का सामना करते हुए सहयोग करने का फैसला किया। सजा में कमी के बदले में उसने भ्रष्टाचार के पूरे जाल के बारे में जानकारी दी। नाम, तारीखें, बैंक खाते, छिपी हुई संपत्ति। नागपुर के इन नामों में 3 संघीय जज, 2 राज्यपाल और एक पूर्व मंत्री शामिल थे। यह देश के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांड था। जज आनंद शर्मा, यह देखते हुए कि उनकी दुनिया बिखर रही थी, भागने की कोशिश की। उन्हें हवाई अड्डे पर एक नकली पासपोर्ट और नकदी से भरे 2 सूटकेस के साथ पकड़ा गया। उनका करियर, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी आजादी, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। जज सिंह ने दृढ़ हाथों से सुनवाई की अध्यक्षता की।
एक एक करके इसमें शामिल लोग गिरते गए और सब कुछ के केंद्र में मुख्य गवाह के रूप में शालिनी ओबेरॉय थी। उसकी गवाही विनाशकारी थी। वह हर विवरण, हर गुप्त समझौते, हर झूठ को जानती थी। वह 15 साल से जाल का हिस्सा रही थी और अब वह उसे अंदर से बर्बाद कर रही थी। जब आखिरी सुनवाई समाप्त हुई तो जज सिंह ने उसे एक अविभाज्य भाव से देखा। श्रीमती ओबेरॉय, इस जांच के लिए आपका सहयोग अमूल्य रहा है। हालांकि यह उन अपराधों को नहीं मिटाता जो आपने मीना देवी, राघव ओबेरॉय और विशेष रूप से नाबालिग अन्या के खिलाफ किए थे। मुझे पता है माय लॉर्ड, आपकी मूल सजा कई आरोपों के लिए 40 साल थी। आपके सहयोग के स्तर को देखते हुए यह न्यायालय सजा को 20 साल तक कम करता है, 12 साल बाद पैरोल की संभावना के साथ। शालिनी ने सिर हिलाया। यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। क्या आपको कुछ कहना है? जज ने पूछा। शालिनी ने गैलरी की ओर देखा जहां अन्या मीना और राघव के बीच बैठी थी। बस एक बात अन्या, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे अफसोस है। मैं तुम्हारी माफी की हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हें पता चले कि अंत में मैंने कुछ अच्छा किया, भले ही गलत कारणों से। अन्या ने जवाब नहीं दिया, बस उसे एक तटस्थ भाव से देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, लेकिन माफी भी नहीं थी। बस किसी ऐसे व्यक्ति की शांति थी जिसने आखिरकार एक अध्याय बंद कर दिया था। गार्ड शालिनी को ले गए और उसके साथ अतीत का आखिरी भूत भी चला गया। शालिनी के अपनी सजा काटने के 3 महीने बाद मीना, राघव और अन्या का जीवन आकार लेने लगा। राघव ने 15 साल पहले के अपने अनुबंधों के बारे में स्वेच्छा से गवाही दी थी। जांच ने निर्धारित किया कि उन्होंने जानबूझकर अवैध गतिविधियों में भाग नहीं लिया था और सच्चाई का पता चलते ही व्यवसाय से उनका अलगाव तत्काल था। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए। मीना को कानूनी रूप से अन्या की हिरासत वापस मिल गई। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, कागजात और सुनवाइयों से भरी, लेकिन आखिरकार उन्हें वह मिल गया जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था, आधिकारिक तौर पर अपनी बेटी की मां के रूप में पहचाना जाना। वे ओबेरॉय हवेली और उसके द्वारा दर्शाई जाने वाली हर चीज से दूर एक शांत पड़ोस में एक छोटे से घर में चले गए। राघव ने पारिवारिक कंपनी में अपने शेयर बेच दिए और नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन सब कुछ सही नहीं था। अन्या को बार बार बुरे सपने आते थे। वह चिल्लाते हुए जागती थी, पसीना बहाती थी, उन पलों को फिर से जीती थी जो उसकी उम्र की बच्ची को कभी नहीं जीने चाहिए थे। मीना हर रात उसे दिलासा देती थी, लेकिन जानती थी कि घावों को भरने में सालों लगेंगे। एक दिन अन्या ने मीना से एक सवाल पूछा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। क्या तुम उसे कभी माफ करोगी? किसे? शालिनी को। मीना एक पल चुप रही। मुझे नहीं पता। उसने मेरे साथ जो किया, जो उसने हमारे साथ किया, उसे माफ करना मुश्किल है, लेकिन उसने मुझे अपने तरीके से पाला, विकृत और स्वार्थी, लेकिन उसने मुझे पाला। क्या वह कुछ भी मायने नहीं रखता? क्या तुमने उसे माफ कर दिया है? अन्या ने खिड़की से बाहर देखा। नहीं, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। मुझे बस कुछ भी महसूस नहीं होता, जैसे वह कोई अजनबी थी जिसे मैं बहुत पहले मिली थी। यह सामान्य है। समय के साथ तुम इन सब को संसाधित करने का तरीका खोज लोगी। और तुम, क्या तुमने उन 12 सालों को संसाधित कर लिया है जो तुमने अपने ही घर में नौकरानी के रूप में बिताए थे, यह देखते हुए कि कोई और महिला तुम्हारी बेटी को पाल रही थी? सवाल ने मीना को जोर से मारा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। शायद उन्हें कभी नहीं मिलेगा। अन्या का 12वां जन्मदिन मार्च के एक धूप वाले दिन आया। मीना ने एक घर का केक बनाया, राघव ने गुब्बारे खरीदे और तीनों ने अपने नए घर के छोटे से बगीचे में जश्न मनाया। एक इच्छा मांगो, मीना ने कहा, जबकि अन्या मोमबत्तियों को देख रही थी। अन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर जोर से फूंका। तुमने क्या मांगा? राघव ने पूछा। अगर मैं बताऊंगी तो वह सच नहीं होगा। खाने के बाद राघव ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, यह अब आधिकारिक है। अन्या ने लिफाफा खोला। वे ट्रस्ट फंड के दस्तावेज थे जो राघव ने 11 साल पहले छोड़े थे। अब जब वह 12 साल की हो गई थी तो पैसा कानूनी रूप से उसका था। यह जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा है, अन्या ने संख्याओं को देखते हुए कहा। तुम्हारे दादा ने मरने पर बहुत कुछ छोड़ा था। शालिनी उस पैसे को कभी छू नहीं पाई क्योंकि वह तुम्हारे नाम पर सुरक्षित था। मैं इतने सारे पैसे का क्या करूं? जो चाहो, यह तुम्हारा फैसला है। अन्या ने एक पल सोचा, फिर उसने अपने माता पिता की ओर देखा। मैं इसे दान करना चाहती हूं। दान करना? मीना हैरान लग रही थीं। हमारे जैसे परिवारों को, ऐसी माताएं जिन्होंने शक्तिशाली लोगों के कारण अपने बच्चे खो दिए, ऐसे पिता जिन्हें गलत तरीके से बंद कर दिया गया, मैं उनकी मदद करना चाहती हूं। राघव को लगा कि उनकी छाती गर्व से भर गई है।
क्या तुम निश्चित हो? यह बहुत पैसा है। पैसा मुझे वे 11 साल वापस नहीं दिलाएगा जो हमने खो दिए, लेकिन यह दूसरों को अपने साल न खोने में मदद कर सकता है। मीना ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया। तुम इतनी बुद्धिमान कैसे बन गई? मुझे एक अच्छी शिक्षिका मिली, अन्या ने जवाब दिया। एक जिसने मुझे सिखाया कि प्यार किसी भी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस रात जब अन्या सो रही थी, मीना और राघव ने भविष्य के बारे में बात की। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम ऐसे समाप्त होंगे, मीना ने कहा। एक साथ, स्वतंत्र, हमारी बेटी के साथ। मैंने भी नहीं। उस क्लिनिक में ऐसे पल आए थे जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें किस चीज ने सचेत रखा? तुम लोगों ने, इस उम्मीद ने कि किसी दिन यह सब खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें फिर से गले लगा पाऊंगा। वे चुप्पी में बगीचे से तारों को देखते रहे। 1 दशक से अधिक समय में पहली बार भविष्य एक खतरा नहीं लग रहा था। यह एक वादा लग रहा था, लेकिन शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। एक सुबह अन्या के जन्मदिन के 3 हफ्ते बाद मीना को एक अप्रत्याशित मुलाकात मिली। यह एक 30 साल की महिला थी, जिसके गहरे बाल और आंखें थीं जो 1000 रहस्य रखती थीं। मीना देवी? हाँ, मैं हूं। मेरा नाम नेहा तिवारी है। मैं सांसद राकेश तिवारी की बेटी हूं। मीना को लगा कि उनका दिल तेज हो रहा है। आप क्या बात करना चाहती हैं? बस इतना। मीना ने सावधानी से उसे अंदर आने दिया। वे बैठक में बैठे, एक दूसरे को अविश्वास से देखते हुए। मुझे पता है कि मेरे पिता ने क्या किया, नेहा ने शुरू किया। मुझे पता है कि वह उस जाल का हिस्सा थे जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और मैं चाहती हूं कि आपको पता चले कि मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और आप मुझे यह क्यों बता रही हैं? क्योंकि मुझे कुछ मिला, कुछ ऐसा जो मेरे पिता ने सालों तक छिपाए रखा और जो मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए। नेहा ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे मेज पर रखा। ये अवैध गोद लेने के दस्तावेज हैं। मेरे पिता ने पिछले 2 दशकों में दर्जनों ऐसे मामलों को सुविधाजनक बनाया। ऐसे बच्चे जिन्हें उनकी जैविक माताओं से छीन लिया गया और अमीर परिवारों को बेच दिया गया। मीना को मतली महसूस हुई। अन्या उनमें से एक है। ठीक नहीं, आपका मामला अलग था, क्योंकि शालिनी ने उसके लिए भुगतान नहीं किया था। उसने बस उसे अपना लिया था। लेकिन और भी हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें अभी भी अपने मूल के बारे में सच्चाई नहीं पता है। आप ये मेरे पास क्यों ला रही हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि कैसा लगता है, क्योंकि आपने वह अनुभव किया है जो उन माताओं ने अनुभव किया है, और क्योंकि मुझे लगता है कि हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। मीना ने दस्तावेजों की ओर देखा। नाम, तारीखें, तस्वीरें। शक्तिशाली पुरुषों की लालच से बर्बाद हुए दर्जनों परिवार थे। आप क्या प्रस्ताव करती हैं? मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम इसे अधिकारियों के पास ले जाएं, एक जांच खोलें, उन परिवारों को इकट्ठा करें। और आपको इससे क्या मिलता है? नेहा ने नम आंखों से उसकी ओर देखा। मोक्ष, मेरे पिता ने जीवन बर्बाद किए। मैं उसे बदल नहीं सकती, लेकिन मैं कुछ नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर सकती हूं। यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव था, लेकिन मीना ने सीखा था कि न्यायपूर्ण कारण हमेशा जोखिम के लायक होते हैं। ठीक है, मैं यह करूंगी। अवैध गोद लेने की जांच में महीनों लग गए। मीना और नेहा ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता के साथ मिलकर काम किया। हर दस्तावेज की समीक्षा की, गवाहों का साक्षात्कार लिया, अलग हुए परिवारों का पता लगाया। उन्होंने जो खोजा वह विनाशकारी था। पिछले 20 सालों में 40 से ज्यादा बच्चों को उनकी जैविक माताओं से अवैध रूप से अलग कर दिया गया था। कुछ को विदेशी परिवारों को बेच दिया गया था, अन्य को स्थानीय जोड़ों को दिया गया था जिन्होंने उनके लिए भाग्य का भुगतान किया था, और अन्य बस गायब हो गए थे। इस जाल में डॉक्टर, वकील, जज और राजनेता शामिल थे। यह शालिनी या सांसद तिवारी ने जो खुलासा किया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। यह एक महामारी है, मेहता ने पूरी रिपोर्ट देखने पर कहा, और यह दशकों से हमारी नाक के नीचे हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? मीना ने पूछा। इसे अदालत में ले जाओ, व्यक्तिगत मामले खोलो, उन परिवारों को फिर से मिलाने की कोशिश करो जिन्हें अभी भी फिर से जोड़ा जा सकता है, और जो अब नहीं कर सकते, वे बच्चे जिन्हें विदेश भेजा गया था या जो अब वयस्क हैं, उनके लिए यह ज्यादा जटिल है, लेकिन कम से कम वे अपने मूल के बारे में सच्चाई जान सकते हैं। अन्या, जिसने जांच का बारीकी से पालन किया था, ने एक फैसला किया। मैं मदद करना चाहती हूं, उसने कहा। मैं ट्रस्ट फंड के पैसे का उपयोग एक निम्फ बनाने के लिए करना चाहती हूं, एक ऐसी निम्फ जो परिवारों को फिर से मिलने में मदद करे, जो कानूनी खर्चों का भुगतान करे, जो मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करे। मीना और राघव ने नजरें बदलीं। यह बहुत काम है, राघव ने कहा, और बहुत जिम्मेदारी। मुझे पता है, लेकिन यह सही है। अन्या फाउंडेशन का जन्म 3 महीने बाद हुआ। इसका मिशन अवैध गोद लेने और बाल तस्करी के पीड़ितों को सच्चाई खोजने में मदद करना था, और जब संभव हो उनके जैविक परिवारों के साथ फिर से मिलना। अपने पहले साल में फाउंडेशन ने 12 परिवारों को फिर से मिलाने में मदद की।
12 माताओं ने उन बच्चों को फिर से गले लगाया जिन्हें वे हमेशा के लिए खो चुकी थीं। दर्द की 12 कहानियां जिन्हें आखिरकार एक सुखद अंत जैसा कुछ मिला। फाउंडेशन की दूसरी वर्षगांठ एक विशेष तारीख के साथ मेल खाती थी। वह दिन जब अदालत ने आखिरकार शालिनी और सांसद तिवारी के भ्रष्टाचार के जाल से संबंधित सभी मामले बंद कर दिए। कुल मिलाकर 27 लोगों को दोषी ठहराया गया। जज, राजनेता, व्यवसायी, वकील सभी एक एक करके गिरते गए जैसे डोमिनोज के टुकड़े। जज आनंद शर्मा को 35 साल की सजा मिली। वह फिर कभी अदालत में पैर नहीं रखेंगे, सिवाय आरोपी के रूप में। सांसद तिवारी अपने मुकदमे के खत्म होने से पहले ही जेल में दिल का दौरा पड़ने से मर गए। कुछ ने कहा कि यह कर्म था, दूसरों ने कहा कि वह इसके हकदार थे, और शालिनी ओबेरॉय चुपचाप अपनी सजा काटती रहीं। उन्होंने अपील नहीं की, कोई साक्षात्कार नहीं दिया, बस सार्वजनिक नजर से गायब हो गईं, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। मीना अंतिम सुनवाई में शामिल हुईं, जहां सज्जाएं पढ़ी गईं। जब सब कुछ खत्म हो गया तो जज सिंह ने उन्हें अपने चैम्बर में बुलाया। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहती थी, जज ने कहा। आपने और आपके परिवार ने जो हासिल किया है वह असाधारण है। हमने बस वही किया जो हमें करना था। आपने उससे कहीं ज्यादा किया। आपने एक भ्रष्ट प्रणाली को उजागर किया जो दशकों से काम कर रही थी। आपने उन परिवारों को बचाया जिन्हें अपने दम पर कभी न्याय नहीं मिलता। आपने एक नींव बनाई जो जीवन बदल रही है। मेरी बेटी इस श्रेय की हकदार है, यह उसका विचार था। अन्या एक असाधारण बच्ची है, लेकिन उसे एक असाधारण मां मिली जिसने उसे न्याय और करुणा का मूल्य सिखाया। मीना की आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल ऐसे थे जब मुझे लगा कि मैं उस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, कि मैं उस महिला की रसोइया बनकर मर जाऊंगी जिसने मुझसे सब कुछ चुरा लिया था। लेकिन आप नहीं मरी, आप बच गईं, और अब आप यहां अपनी बेटी के साथ आजाद हैं, दुनिया में एक बदलाव ला रही हैं। जज ने अपना हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर सम्मान हुआ श्रीमती देवी। मीना ने इशारा स्वीकार किया। सम्मान मेरा है, माय लॉर्ड। जीवन चलता रहा। अन्या बड़ी हुई, हाई स्कूल में प्रवेश किया, दोस्त बनाए, जुनून खोजे। उसे अभी भी कभी कभी बुरे सपने आते थे, लेकिन वे हर बार कम होते जा रहे थे। राघव और मीना ने कभी शादी नहीं की। आधिकारिक तौर पर उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उनके पास जो था वह किसी भी कागज से ज्यादा मजबूत था। फाउंडेशन बढ़ता रहा। 5 सालों में इसने 100 से ज्यादा परिवारों की मदद की। अन्या का नाम उन लोगों के लिए उम्मीद का पर्याय बन गया जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। लेकिन एक बात थी जो अन्या ने कभी नहीं की थी, एक बातचीत जो उसने कभी नहीं की थी। जिस दिन वह 18 साल की हुई, उसने एक फैसला किया। मैं शालिनी से मिलना चाहती हूं, उसने अपने माता पिता से कहा। मीना और राघव ने चिंता से एक दूसरे को देखा। क्यों? मीना ने पूछा। क्योंकि मुझे वह अध्याय बंद करना है। मुझे उसे आखिरी बार देखना है और उसे वह बताना है जो मैं बचपन में कभी नहीं बता पाई थी। क्या तुम निश्चित हो? हाँ, यह कुछ ऐसा है जो मुझे अपने लिए करना है। राघव ने धीरे से सिर हिलाया। हम तुम्हें जेल तक पहुंचाएंगे, लेकिन बातचीत तुम्हारी है। अन्या उस महिला जेल तक गई जहां शालिनी अपनी सजा काट रही थी। वह वहां 6 साल से थी। पैरोल के लिए आवेदन करने से पहले उसे कम से कम 6 और साल बाकी थे। मुलाकात का कमरा वही था जहां उन्होंने सालों पहले बात की थी, जब अन्या 11 साल की थी और उसने शांति के बदले में अपना ट्रस्ट फंड पेश किया था। शालिनी 2 गार्डों द्वारा एस्कॉर्ट की गई। वह बूढ़ी, थकी हुई, पराजित लग रही थी। जेल में समय उसके लिए अच्छा नहीं रहा था। अन्या, उसने भारी आवाज में कहा, मुझे तुम्हें फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं यहां हूं। वे आमने सामने बैठे। चुप्पी भारी थी। तुम क्यों आई हो? शालिनी ने पूछा। तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए जो मैं सालों से छुपाए हुए थी। अन्या ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। सालों तक मैंने तुमसे नफरत की। मैंने तुमसे नफरत की तुमने मेरी मां के साथ जो किया उसके लिए। मैंने तुमसे नफरत की तुमने मेरे पिता को बंद कर दिया उसके लिए। मैंने तुमसे नफरत की तुमने मुझे पूरी बरताथा जिंदगी झूठ बोला उसके लिए। शालिनी ने जवाब नहीं दिया, बस सुनती रही। लेकिन नफरत भारी है और मैं इसे ढोकर थक गई हूं, तो मैं इसे तुम्हारे साथ यहीं छोड़ने आई हूं जहां यह संबंधित है। क्या तुम मुझे माफ करने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें माफ करने नहीं आई हूं। तुमने जो किया उसके लिए माफी नहीं है। तुमने जीवन बर्बाद किए, तुमने परिवारों को अलग किया, लोगों को वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया। तो फिर क्या? मैं खुद को आजाद करने आई हूं, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कि तुम्हारा नाम अब मुझे डर या गुस्सा नहीं दिलाता, कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूं तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। शालिनी ने अपनी नजरें झुका लीं। नफरत से बुरा कुछ भी नहीं है शायद, लेकिन यह सबसे अच्छा है जो मैं तुम्हें पेश कर सकती हूं। एक और लंबी चुप्पी थी। तुम्हारी मां कैसी है? शालिनी ने आखिरकार पूछा। ठीक, खुश,
उसे वह जिंदगी मिल गई जिसकी वह हमेशा हकदार थी। और राघव भी। हम फाउंडेशन में एक साथ काम करते हैं। मैंने उसके बारे में सुना है, अन्या फाउंडेशन। यह अलग हुए परिवारों की मदद करता है। हाँ, यह विडंबनापूर्ण है। मैंने परिवारों को अलग किया, तुम उन्हें फिर से जोड़ती हो। यह विडंबना नहीं है, यह न्याय है। शालिनी ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं इसकी हकदार हूं। अन्या खड़ी हो गई। कुछ और है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, कुछ ऐसा जो मैंने तुम्हें बचपन में कभी नहीं बताया। क्या? धन्यवाद। शालिनी ने उसे आश्चर्य से देखा। धन्यवाद? क्यों? मुझे ठीक वैसा व्यक्ति दिखाने के लिए जो मैं कभी नहीं बनना चाहती। मैंने तुम्हारी गलतियों से किसी भी किताब या शिक्षक से ज्यादा सीखा, और इसने किसी विकृत तरीके से मुझे आज का व्यक्ति बनाया। बिना जवाब का इंतजार किए अन्या दरवाजे की ओर चली। अलविदा शालिनी, मैं वापस नहीं आऊंगी। वह बिना पीछे देखे निकल गई, और जब उसने जेल के दरवाजे पार किए तो उसे लगा कि उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उठ गया है। आखिरकार वह आजाद थी। अगले कुछ साल ओबेरॉय परिवार के लिए अच्छे रहे। अन्या ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता और जज सिंह से प्रेरित होकर कानून की पढ़ाई की। उसने पारिवारिक अधिकारों और नाबालिगों के मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 25 साल की उम्र में वह अपने क्षेत्र की सबसे सम्मानित वकीलों में से एक थी। जो नींव उसने एक बच्ची के रूप में बनाई थी, वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गई। यह 7 देशों में संचालित होता था, और इसने 1000 से ज्यादा परिवारों को फिर से मिलने में मदद की थी। राघव अब पूरी तरह से सफेद बालों के साथ फाउंडेशन के लिए पूर्णकालिक रूप से समर्पित हो गए। उन्हें उस काम में वह उद्देश्य मिला जो उन्होंने उस क्लिनिक में बंद होने पर खो दिया था। और मीना, वह रसोइया जिसने एक बार सब कुछ खो दिया था, को आखिरकार वह शांति मिल गई जिसकी वह हमेशा हकदार थी। एक दिन अपने घर की रसोई में रात का खाना बनाते हुए, अपनी खुद की रसोई में, किसी और की हवेली में नहीं, अन्या एक खबर लेकर अंदर आई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? मुझे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बाल तस्करी के मामलों में सलाहकार के रूप में एक पद की पेशकश की गई है। मीना ने हाथ में पकड़ी चम्मच गिरा दी। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? हाँ माँ, यह अविश्वसनीय है। मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे तुमसे, पिता से, हमने यहाँ जो कुछ भी बनाया है, उन सब से दूर जाना होगा। मीना अपनी बेटी के पास गई और उसके हाथ पकड़े। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, तुम्हें गले नहीं लगा पाई, तुम्हें सच नहीं बता पाई, तुम्हारी माँ नहीं बन पाई। अगर मैंने उन सालों में कुछ सीखा तो वह यह है कि प्यार दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए? मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। और अगर तुम्हारा दिल तुमसे कहता है कि हेग जाओ और दुनिया बदलो, तो जाओ। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे हर कदम पर गर्व करेंगे। अन्या ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया। धन्यवाद माँ, सब कुछ के लिए। मुझे धन्यवाद मत दो, बस मुझसे एक वादा करो। क्या? कि तुम कभी नहीं भूलोगी कि तुम कहाँ से आई हो, कि तुम कभी नहीं भूलोगी उस बच्ची को जो एक निर्दोष रसोइया को बचाने के लिए अदालत में दौड़कर आई थी। मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस बच्ची ने मुझे आज का व्यक्ति बनाया। जिस दिन अन्या हेग के लिए रवाना हुई, पूरा परिवार उसे विदा करने हवाई अड्डे गया। राघव ने उसे एक लंबा और शांत आलिंगन दिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी। वह सब कुछ जो वह महसूस कर रहे थे उस आलिंगन में था। मीना ने उसे रेशमी कागज में लिपटा एक छोटा सा पैकेट दिया। यह क्या है? पहुंचने पर इसे खोलना। अन्या ने पैकेट को अपने बैग में रखा और अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, शब्दों से कहीं ज्यादा। अन्या सुरक्षा से गुजरी। उसने एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए मुड़कर देखा और बोर्डिंग गेट की ओर गायब हो गई। मीना और राघव हवाई जहाज को तब तक देखते रहे जब तक वह उड़ान नहीं भर गया और बादलों में ओझल नहीं हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह ठीक रहेगी? राघव ने पूछा। मुझे पता है कि वह ठीक रहेगी। वह सबसे मजबूत महिला है जिसे मैं जानती हूँ। वह तुम जैसी है, हम जैसी है। वे चुप्पी में घर लौट आए। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था। घर अन्या के बिना खाली महसूस हो रहा था, लेकिन यह एक दुखद खालीपन नहीं था। यह उन बच्चों का प्राकृतिक खालीपन था जो बड़े होते हैं और अपना रास्ता खोजते हैं। उस रात जब मीना बगीचे से तारों को देख रही थी, उन्हें अन्या का एक संदेश मिला। मैं ठीक से पहुंच गई। मैंने पैकेट खोला, मैं रोई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ माँ। पैकेट के अंदर एक तस्वीर थी। वह पुरानी, सिकुड़ी हुई, समय से लगभग मिट चुकी थी। उसमें एक युवा महिला एक नवजात शिशु को पकड़े हुए थी। तस्वीर के पीछे कांपती हुई लिखावट में मीना ने लिखा था, माँ के रूप में मेरा पहला दिन, मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन। यह एकमात्र तस्वीर थी जिसे मीना उन शुरुआती दिनों से बचा पाई थी।
उन्होंने इसे 12 साल तक शालिनी को बताए बिना छिपाए रखा था, और अब आखिरकार वह वहां थी जहां वह संबंधित थी, अपनी बेटी के हाथों में। 10 साल बाद अन्या अपने देश वापस लौटी, एक विशेष सम्मान प्राप्त करने के लिए, बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में उनके काम के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार। समारोह उसी अदालत में आयोजित किया गया था जहां 21 साल पहले एक 11 साल की बच्ची एक निर्दोष रसोइया को बचाने के लिए दौड़कर आई थी। मीना और राघव पहली पंक्ति में थे। बालों में सफेदी और चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन गर्व से उनकी आंखें चमक रही थीं। जब अन्या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर चढ़ी तो उसने अपने माता पिता की ओर देखा और मुस्कुराई। यह सम्मान मेरा नहीं है, उसने अपना भाषण शुरू किया। यह उन सभी परिवारों का है जिन्हें सत्ता में बैठे लोगों की लालच और क्रूरता ने अलग कर दिया था। यह उन माताओं का है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए रोया, जिन्हें उनसे छीन लिया गया था। यह उन पिताओं का है जिन्हें चुप करा दिया गया था। यह उन बच्चों का है जो अपने मूल के बारे में सच्चाई जाने बिना बड़े हुए। उसने आंसू रोकते हुए एक विराम लिया। लेकिन सबसे ऊपर यह पुरस्कार एक महिला का है जिसने मुझे प्यार का सच्चा अर्थ सिखाया। एक महिला जिसने अपनी जिंदगी के 12 साल अपने ही घर में नौकरानी के रूप में बिताए, सिर्फ मुझे बड़ा होते देखने के लिए। एक महिला जिसने अपमान, अन्याय और दर्द को सहा बिना कभी उम्मीद खोए। वह महिला आज यहां बैठी है और मैं चाहती हूं कि दुनिया उसका नाम जाने। मीना देवी, मेरी मां, मेरी नायिका। जनता ने खड़े होकर तालियां बजाईं। मीना खुद को रोने से रोक नहीं पाई। राघव भी आंखों में आंसू लिए उन्हें पकड़े हुए थे। अन्या मंच से नीचे उतरी और उनकी ओर चली। उसने सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें गले लगाया। कैमरों की फ्लैश या पत्रकारों की फुसफुसाहट की परवाह किए बिना, हमने इसे कर दिखाया मां, उसने फुसफुसाई। आखिरकार हमने इसे कर दिखाया। मीना ने उसे उस सारे प्यार से देखा जो उन्होंने 3 दशकों से ज्यादा समय से संजो कर रखा था। नहीं मेरी बच्ची, तुमने इसे कर दिखाया। मैं सिर्फ तुम्हारी रसोइया थी। अन्या आंसुओं के बीच हंसी। दुनिया की सबसे अच्छी रसोइया। उस रात जब परिवार इतने सालों से अपने घर रहे छोटे से घर में एक साथ खाना खा रहा था, मीना ने उन सब चीजों के बारे में सोचा जिनसे वे गुजरे थे। दर्द, झूठ, अन्याय, लेकिन प्यार, बहादुरी और सच्चाई भी। और उन्हें पूर्ण निश्चितता के साथ पता चला कि हर पल का दुख सार्थक था, क्योंकि सबसे अंधेरे रास्ते के अंत में उन्हें रोशनी मिल गई थी। 1 हफ्ते बाद मीना को एक पत्र मिला। भेजने वाला वह महिला जेल थी जहां शालिनी अपनी सजा काट रही थी। अंदर एक ही पत्ता था जिस पर कांपती हुई लिखावट में एक ही पंक्ति लिखी थी, अन्या को उस तरीके से पालने के लिए धन्यवाद जो मैं कभी नहीं कर पाई, शालिनी। मीना ने पत्र को चुप्पी में पढ़ा, फिर उसे मोड़कर एक दराज में रख दिया और फिर कभी उसका जिक्र नहीं किया। कुछ कहानियों को जवाब की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस समाप्त होने की जरूरत होती है।